हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। ये चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 2 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो चलिए विदाउट डिले हम बात कर लेते हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अभी हम रिसेंटली जो बात करके आए हैं वो है कि हमारा जो नेशनलिज्म है वो डेवलप हुआ यूरोप के नेशनलिज्म के बाद। ठीक है, यूरोप की जब इंपेरियलिज्म की भावना आई और फिर उन्होंने कॉलोनिज्म शुरू किया, तो यहाँ पर जो है कई सारी ऐसी कंट्रीज थी, एशियन कंट्रीज, जहां पर नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, और कहीं ना कहीं ये जो नेशनलिज्म की भावना थी इससे क्या बने, नेशन स्टेट बने, ये हम जानते हैं। कोई भी नेशन को बनना, इसका मतलब ये है इट इज ऑल्सो मीन अ चेंज इन द पीपल अंडरस्टैंडिंग हु दे वर एंड व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। भाई नेशनलिज्म की भावना कैसे आई? नेशनलिज्म की भावना आई लोगों के खुद एकजुट होने से, लोगों के एक कॉमन आइडेंटिटी फील करने से, लोगों के कॉमन बिलोंगिंग फील करने से, तभी जाके लोग एकजुट हुए और कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में खड़े हुए। ठीक है, और ये सब डेवलप कैसे हुए? नए नए सिंबल्स, नए नए आइकॉन्स, नए नए सॉन्ग्स, नए नए राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ये सब जो है नेशनल फ्लैग्स, ये सब जब डेवलप हुए तो लोग जो है आगे बढ़कर उन्होंने नेशनलिज्म की भावना को डेवलप किया। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पर, ये एक जो है एनसीईआरटी की लाइनें ही है, मैंने जो ली हैं इसमें से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है धीरे धीरे इंडिया, एज इन इंडिया एंड द वियतनाम, in India and the Vietnam and many other colonies, the growth of the modern nationalism is immediately connected to the anti-colonial movement। और कहीं ना कहीं इंडिया में भी ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का कारण बना, यानी कि यूरोप से ये जो नेशनलिज्म है ये इंडिया में आया और इंडिया में भी लोग जागरूक होने लगे कि भाई हमें भी एकजुट होना है, और जैसे यूरोप में एकजुट हुए हैं वैसे हमें भी एकजुट होना है। People began discovering their unity in the process of their struggle and colonialism। ठीक है, और लोग जो है अपने स्ट्रगल को, अपने जो है अपने खुद के स्वार्थ से हटकर और आगे की तरफ बढ़ने लगे कि नहीं, अब हमें इस कॉलोनिज्म से मुक्ति पानी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है द सेंस ऑफ द कॉमन, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड शेयर बॉन्ड दैट टाइट मैनी डिफरेंट ग्रुप्स। यानी कि ये जो कॉलोनिज्म था इससे हटकर लोग अब जो है एक बॉन्ड शेयर करने लगे, लोग ये फील करने लगे कि नहीं, हम एक देश के नागरिक हैं और हमें अब इस देश के लिए काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनिज्म डिफरेंट, देयर एक्सपीरियंसेस वर वरीड एंड देयर नोशंस ऑफ द फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। अब यहाँ पर जो है हर वो कह रहा है, या अभी हम पढ़ेंगे कि जो नेशनलिज्म था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम किया। The Congress under the Mahatma Gandhi tried to force these groups together within the one movement, क्योंकि हर ग्रुप की अपनी परेशानी थी। जो नीचे कास्ट के लोग थे उनकी एक अलग परेशानी थी, जो ऊंचे कास्ट के लोग थे उनकी अलग परेशानी थी, बिजनेस क्लास की अलग परेशानी थी। सबको जो है सबकी परेशानियों ने इकट्ठा होके, सभी लोगों ने अपनी अपनी परेशानियों को इकट्ठा करके महात्मा गांधी जी के अंडर में यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना को करते हुए, आगे बढ़ाते हुए और कॉलोनिज्म से मुक्ति पाई। In this chapter we will pick the story of the in this chapter we will pick the story of from the 1920s and the non cooperation movement and civil disobedience movement। मतलब इस चैप्टर में हम दो मूवमेंट्स के बारे में, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड एन, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक बड़ी अजीब सी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस डेवलप कर ली पूरे वर्ल्ड में। इंडिया फेस द वेरियस प्रॉब्लम्स। अब उस ड्यूरेशन में हमारे भारत देश ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, और वो प्रॉब्लम्स क्या थी जिनकी वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। तो चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं कि जो ये जो भावनाएं थी, ये जो चेंजेस थे वो क्या थी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस थी। सबसे पहले क्या हुआ कि जो देश जैसे ब्रिटेन वगैरह, ये लोग, क्योंकि ब्रिटेन, हम लोग जब लड़े थे तो ब्रिटेन के अंडर में ही लड़े थे, हमें जबरदस्ती फोर्स किया गया अंडर उनके, और उन्होंने हमें कहा कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम जो है आपको जो है इस कॉलोनिज्म से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन लेकिन हमारे देश में ये नहीं हुआ, और ऊपर से उल्टा हमें अलग तरह के सिचुएशंस और गलत सिचुएशंस में डाला गया। जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, और हमारा जैसे जो एक्सपेंडिचर था डिफेंस, क्योंकि आज लोग लड़े थे, वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, देश लड़े थे, तो अब हमारा देश जो है उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दिया गया।
हमारे देश में कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स बढ़ा दिए गए, पोस्ट रिक्वायरमेंट इन रिक्रूटमेंट इन आर्मी, लोगों को जबरदस्ती आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट किया गया। इसके अलावा फूड ग्रेन की प्राइसेस 1913 से 1918 के बीच में डबल हो गई थी, जिससे खाने की परेशानी और लोगों की एक सिंपल जो नॉर्मल खाना पीना जो है वो भी काफी महंगा हो गया था। उसके बाद 1918 टू 1919, अब ये सब तो ठीक है, लेकिन 1918 1918 से 1919 और 1920 से 1921 जो है क्रॉप फेलियर हो गया था। ये एक बड़ी परेशानी है, गरीबी में आटा गिला वाला हिसाब। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड, फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी उस टाइम पे। फेमाइन एंड द इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा अकाल और ये सब बहुत ज्यादा चल रहा था। इसके अलावा ये सब तो चल ही रहा था, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा जो है एपिडेमिक की फॉर्म में डेवलप हुआ था, और 12 टू 13 मिलियन लोग जो है इससे जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। ठीक है, इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन, एपिडेमिक क्या होता है अगर आप जाने, देखिए पैंडेमिक क्या होता है, आपकी जो है कुछ पर्टिकुलर इसमें टर्म्स है। पैंडेमिक जो होता है, पैंडेमिक जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड जो है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो चीज फैली होती है ना। एपिडेमिक, एपिडेमिक जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एपिडेमिक मतलब किसी पूरी जो है किसी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री में फैला हुआ। ठीक है, उस टाइम पे इंडिया में ये फैला हुआ था इन्फ्लुएंजा, और उसकी वजह से इधर जो है फूड की प्रॉब्लम चल रही थी, इधर क्रॉप फेलियर हो गया था, इधर एपिडेमिक भी आ गया इन्फ्लुएंजा। तो ये काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस थी इंडिया के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इन सच क्रिटिकल सिचुएशन ए न्यू लीडर अपीयर, और इन्हीं क्रिटिकल सिचुएशंस में एक नया लीडर आया, जो थे नए लीडर आए जो कि थे महात्मा गांधी। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of the struggle, और उन्होंने हमारे देश को एक नया स्ट्रगल का तरीका बताया, क्योंकि वो जानते थे कि महात्मा गांधी समझ चुके थे कि इंडिया कभी भी ब्रिटेन की बराबरी एटलीस्ट हथियारों में तो नहीं कर सकता। रिटर्न टू द इंडिया, और उस टाइम पे महात्मा गांधी 1915 में, जनवरी 1915 में वो भारत आए साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में रसिस्ट रेजिम के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, मतलब कि जो रंग भेद नीति थी वहां पर, जो काले गोरे का जो भेद चल रहा था साउथ अफ्रीका में, वहां पर उनके अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी। एंड उन्होंने एक मास एजिटेशन का एक नया मेथड निकाला, जिससे था सत्याग्रह। ये सत्याग्रह था कि इसमें आप बिना नॉन वायलेंट बिना वायलेंट हुए, मतलब बिना हिंसा का अपना रास्ता अपनाए हुए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, और उसमें आपकी विजय भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में 1936 6 नवंबर 1930 को जो है गांधी जी वहां पर साउथ अफ्रीका की बात का एक डायग्राम है ये। ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब कि आप जो है सत्य के लिए, सत्य के आग्रह कर रहे हैं, सत्य के साथ, ट्रूथ टू होल्ड फर्म, यानी कि आप सत्य के साथ जो है चीजों को पकड़े हुए हैं और सत्य का रास्ता आप नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्य के बारे में लिखा था, तो ये जो है आपकी बुक से ही मैंने लिया है। अब यहाँ पर जो है द सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, मतलब कि सत्याग्रह क्या है, पावर है सत्य की पावर को समझना और सत्य की ही सर्च करना, सत्य को ही ढूंढना, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका सत्याग्रह। इसके अंदर आप नॉन अग्रेसिव हुए, मतलब कि कोई हिंसा ना किए करते हुए पीसफुल मैनर में आप जो है इनजस्टिस और ऑपरेशन के खिलाफ लड़ेंगे। गांधी जी न्यू दैट इंडिया कुड नेवर मैच द ब्रिटिश इन आर्म्स, मतलब कि गांधी जी समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से जो उनके पास जो सेना है, उनके पास जो मिलिट्री, उनके पास जो आर्म्स है, उनके पास जो हथियार है, उनकी बराबरी इंडिया तो कभी नहीं कर सकता, तो हमें एक अलग ही तरीका अपनाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पीपल कैन विन द बैटल विद नॉन वायलेंस एंड विच विल यूनाइट ऑल इंडियंस, और इसीलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला जो कि है सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का तरीका इन्होंने जो किया, जो साउथ अफ्रीका में करके आए थे, वही इंडिया में भी ट्राई किया, और बैक टू बैक इन्होंने 3 जो है सत्याग्रह करे, और वो सत्याग्रह थे आपका सत्याग्रह इन चंपारण बिहार 1916, खेड़ा गुजरात में 1917, और कॉटन मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में 1918। ये 3 सत्याग्रह बैक टू बैक इन्होंने किए, और ये सत्याग्रह कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज्यादा इनके लिए जो है राहत देने का काम था, क्योंकि इन तीनों ही सत्याग्रह में इनको सफलता मिली थी। अब देखो 1916 में इन्होंने ट्रैवल किया चंपारण बिहार में, जहां पर क्या हो जाता था, जहां पर क्या था कि जो अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को इंडिगो खेती करने के लिए जो है बहुत ज्यादा ऑपरेसिव मूवमेंट लगा मतलब कि फोर्स करते थे। ठीक है, अब इंडिगो की खेती की दिक्कत क्या होती है कि जमीन बंजर हो जाती है, और बंजर होने की वजह से वहां पर आप 4-5 साल के लिए खेती नहीं कर सकते, तो कोई भी किसान खेती नहीं करना चाहता था। लेकिन चूंकि वहां पर जो है ब्रिटेन में कॉटन मिल इतनी चल रही थी, तो उनको रंगाई वगैरह के लिए इंडिगो की चाहिए थी, तो इंडिगो और वो यहाँ
से खेती करवा के लेके जाते थे। तो यहाँ पर जो पीजेंट्स थे उनका स्ट्रगल था कि भई ये जो इंडिगो है ये खेती खत्म की जाए ताकि हम अपनी फसल को, अपनी जमीन को खराब होने से बचाएँ। ठीक है? तो यहाँ पर चंपारण बिहार का याद रखिएगा 1916। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर खेड़ा, और इन्होंने सत्याग्रह किया और इन्होंने सफलता भी पाई और इनको मुक्ति दिली। ठीक है? और उनको इस काम से जो है वो कहीं न कहीं बहुत राहत मिली। खेड़ा गुजरात में इन्होंने 1917 में सत्याग्रह किया। यहाँ पर एक्चुअली जो क्रॉप फेलियर हो गया था और प्लेग एपिडेमिक यहाँ पे फैला हुआ था। तो खेड़ा के पीजेंट्स ये चाहते थे कि जो रेवेन्यू है कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। और वहाँ के जो खेड़ा गुजरात के किसान ये चाह रहे थे क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया है, प्लेग फैला हुआ है, तो हम जो है अभी उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं दे सकते। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसमें भी हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। तो इन्होंने जो है सत्याग्रह किया और गांधी जी ने जो है कुड नॉट बी जो है तो जो गांधी जी ने इसमें अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी और सत्याग्रह के थ्रू ही लड़ी और कहीं न कहीं इन्होंने सफलता हासिल की, ठीक है? और यहाँ पर कॉटन मिल अहमदाबाद गुजरात में 1918 में महात्मा गांधी गए और इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। और कॉटन मिल के वर्कर्स ये चाह रहे थे कि हमारे वेजेस बढ़ाया जाए, हमारा वेजेस बहुत कम है और जो जितने एक्सपेंसेस होते हैं उस हिसाब से हमारी जो है हमको जो मिल रहा है वो बहुत कम है। तो फाइनली इन्होंने अहिंसा के थ्रू यानी सत्याग्रह के थ्रू ये वेजेस बढ़ाए इनके जो है और करीबन 30% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि कंटिन्यू गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब इसी बीच में राउलेट एक्ट एक पास किया गया ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, एक काला कानून जिसे ब्लैक लॉ बोला जाता है, वो पास किया गया। इट गेव द गवर्नमेंट enormous power to repress the political activities and allow the detention of the political prisoners without trial of the 2 years। ठीक है? मतलब कि ये जो एक्ट था इसमें बहुत ज्यादा पावर दे दी गई किसी भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। और उस पावर के तहत वो क्या कर पा रहे थे, उस पावर के तहत वो क्या कर सकते थे, वो किसी को भी जेल में डाल सकते थे और उसको विदाउट ट्रायल जो है 2 साल तक वो जेल में रख सकते थे। ट्रायल क्या होता है कि अगर आप किसी को पकड़ते हैं, तो आपको जज के सामने खड़ा करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि भई इसकी ये गलती थी इसलिए हमने इसको जो है जेल में डाला है। लेकिन यहाँ पर आप बिना जज के सामने दिए हुए और आप जो है इसको जेल में पकड़ सकते हैं और जो है बंद कर सकते हैं। तो ये जो एक्ट था ये पास किया गया राउलेट कमेटी और जिसका जो हेड थे वो थे सर सिडनी राउलेट। ठीक है? नाम उन्हीं पे बेसिस पे दिया जाता है तो याद रखिएगा राउलेट कमेटी जो है उसके हेड थे सर सिडनी राउलेट और उन्होंने ही ये जो है एक्ट दिया। अब ये जो चीज़ थी कि कहीं न कहीं लोग बहुत परेशान हो गए थे इस एक्ट की वज़ह से और दिस एक्ट वाज़ इनिशिएटेड 6 अप्रैल 1919 और ये एक्ट लागू किया गया था 6 अप्रैल 1990 को। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना एंड द मजहर उल हक रिजाइन फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इन तीनों ने, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहर उल हक ने ये जो है अपना इस्तीफा दे दिया आफ्टर द राउलेट एक्ट। और राउलेट एक्ट जब पास किया गया तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई ये एक्ट गलत है और ये कहीं ना कहीं भारतीयों के अगेंस्ट में है। गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च द नेशनल वाइड सत्याग्रह। इन्होंने सत्याग्रह जो है पूरे भारत में एक जो है बहुत व्यापक रूप से, बहुत बड़े रूप से इन्होंने लॉन्च करा राउलेट एक्ट के अगेंस्ट में कि भाई हम जो है कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में हमें जो है कुछ ना कहीं विद्रोह करना जो है हमें अपना देना चाहिए कि ये सही एक्ट नहीं है, हमें अपना विरोध प्रकट करना चाहिए। दिस एक्ट हैज बीन हरिली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। और ये जो है एक्ट बहुत जल्दी में पास किया गया और कहीं और मेंबर्स जो इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने भी मना किया कि ये एक्ट गलत है, ये पूरी तरीके से इंडियंस के अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी इसको पास कर दिया गया। ठीक है? वही इनॉर्मस पावर्स दे दी गई थी और ये जो है विदाउट ट्रायल 2 years के लिए आप उसको डिटेन कर सकते हैं। ठीक? महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द सच अनजस्ट लॉ। ठीक है? ये बिल्कुल एक खराब लॉ था, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं था, बिल्कुल कानूनी लॉ नहीं था, बिल्कुल बकवास लॉ था उसके। तो गांधी जी चाह रहे थे कि भाई हमें इसका विरोध करना चाहिए और इन्होंने जो है इसी के विरोध में, इसी राउलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल को पूरी देश व्यापक जो है हड़ताल की घोषणा की गई।
रैलीज बहुत ऑर्गेनाइज, जगह जगह रैलीज लगाई गई, रेलवे वर्कशॉप्स जो है स्ट्राइक, मतलब रेलवे की स्ट्राइक की गई, शॉप्स जो है क्लोज डाउन की गई कि भाई इसके विरोध में, कि कहीं ना कहीं हमें जो है इसको विरोध करना है, नहीं तो ये हमको तो, ये तो सारे जो है जो क्रांतिकारी हैं, सारे जो लीडर्स हैं उनको तो जेल में डाल देंगे ये लोग, ठीक है। लोकल लीडर, अब क्या हुआ इसके अगेंस्ट में, क्या कर रही थी गवर्नमेंट की, लोकल लीडर्स को पिक कर रही थी। उन्होंने अमृतसर में बहुत सारे लोकल लीडर्स को पिक कर दिया गया। महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम द एंटरिंग द दिल्ली, महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया, ठीक है। और 10 अप्रैल जो है द पुलिस इन द अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन, और पुलिस ने क्या करा कि एक बहुत शांतिपूर्वक एक जुलूस निकाला जा रहा था, उस पर अटैक किया गया, एंड प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा अटैक्स हो रहे थे पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और बैंक्स वगैरह पे, क्योंकि अगर आप पब्लिक को छेड़ोगे तो पब्लिक भी नहीं छोड़ेगी। तो ये सब जो चीज हो रही थी, तो कहीं ना कहीं देश में बहुत अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था। और इसी बीच में इस माहौल को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है कि आप जो है ग्रुप नहीं बना सकते, एक जगह इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते, ठीक, कोई सभाएं नहीं आयोजित कर सकते, लेकिन मार्शल लॉ इस तरीके से लगाया गया कि किसी को भनक तक ना लगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राउलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। इसको हम मैसेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनसंहार, मैसेकर मतलब कि जनसंहार, इतने सारे लोग एक साथ मारे गए थे इसमें, और कहीं ना कहीं ये बहुत अनजस्टिस हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था कि लोग जो है इकट्ठे हुए थे इसका विरोध प्रकट करने के लिए। अब यहाँ पर इसके अलावा कई लोग जो मार्शल लॉ के बारे में जानते भी नहीं थे, और उस टाइम पे वो लोग बैसाखी, क्योंकि एक बैसाखी का त्योहार होता है इन लोगों का, पंजाबी सरदारों का, तो यहाँ पर वो बैसाखी मनाने भी इकट्ठे हुए थे। मैनी विलेजेस वाज अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ लगा तो दिया गया था, लेकिन लोगों को अवेयर नहीं किया गया था। भाई पहले पहले की तरह आज की तरह पहले सोशल मीडिया वगैरह तो होता नहीं था कि भाई डाला कि गवर्नमेंट ये कर रही है, ऐसा कर रही है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं लोगों को, कई लोग वाकई पता नहीं थे, और कई लोग इसका विरोध करने के लिए भी आए थे, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जनरल डायर जो थे, जनरल डायर ने क्या करा, अब वहां पर जो, अगर कभी आप जाओ जलियांवाला बाग, उसमें मैं गई हुई, तो वहां पर एंट्री और एग्जिट का अब तो खैर बना दिया, लेकिन वहां पर जो है एक ही दरवाजा था उस टाइम पे, ठीक है। अब तो भीड़ वगैरह को निकलने के लिए एक और डोर कर दिया है। तो वहां पर लोग इकट्ठे हुए, तो इन्होंने क्या करा कि जो एग्जिट पॉइंट्स है उसको बंद कर दिया, और लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और हाँ, और इतने लोग, इतने बेकसूर लोग मारे गए, तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। और व्हाट, जो जनरल डायर ने क्या कहा कि मैं लोगों के मन में डर और जो है ये भय पैदा करना चाहता हूँ, टेरर और एवी, मतलब कि जो है कि मैं लोगों के दिमाग में भय, जो क्रांतिकारी है उनके दिमाग में भय पैदा करना चाहता हूँ, मतलब ये बहुत बड़ा जनसंहार था और लोग बहुत गुस्से में आ गए थे। As the news Jallianwala Bagh spread, the crowd took the street in many North Indian towns, और नॉर्थ इंडिया की साइड पे बहुत ज्यादा विरोध होने लगा कि यार आपने बेकसूर लोगों को मार दिया, आप सोचिए तो सही, कुछ भी आप करे जा रहे हो। There were strikes, clashes with the people, police and attack on the government buildings, और बहुत ज्यादा जो है क्लैशेस होने लगे, बहुत ज्यादा, मतलब लोग वाकई बहुत गुस्से में थे, लोगों के गुस्सा का जायज बनता है। The government responded और with the brutal repression, humiliate and the terrorize the people, और गवर्नमेंट क्या है उसको, लोगों को दबाने के लिए और ज्यादा गंदे तरीके से, मतलब बहुत ही वाहियात तरीके से लोगों को दबाने लगी, और कहीं ना कहीं उनको ह्यूमिलेट करने लगी। ह्यूमिलेट मतलब कि आप लोगों को बहुत ज्यादा नीचा दिखा दें, ठीक है। अब यहाँ पर सत्याग्रही को क्या कर रहे थे, सत्याग्रही बस पोस्ट टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, और सत्याग्रह, अगर कोई सत्याग्रह कर रहा था तो वो कह रहे थे कि तुम अपनी नाक रगड़ो। इसके अलावा स्ट्रीट्स में ऐसे जो है क्रॉल करवा रहे थे, सलाम, आप हमें सलाम ठोको, ठीक है। इसके अलावा पीपल फ्लॉक्ड, मतलब लोगों को कोड़े बरसाए गए, ठीक। विलेजेस द गुजरन वाला इन द पंजाब नाउ इन द पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड, और वहां पर बॉम्ब वगैरह हुआ, मतलब बहुत ज्यादा कंडीशंस, बहुत ज्यादा वायलेंस चारों तरफ फैल गया था। द सीन द वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड द मूवमेंट, और जब पूरी तरीके से बहुत ज्यादा वायलेंस फैल गया था, तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब ये जो है, क्योंकि मैं बात कह रहा हूँ कि हिंसा नहीं करनी है, और हिंसा इतनी फैल गई, तो मैं अब इस मूवमेंट को खत्म करता हूँ। जनरल डायर ने ये कहा, ये है मिस्टर जनरल डायर, इनको मिस्टर कहना भी मेरे ख्याल से तो बहुत गलत बात है, मतलब आप इतने गंदे तरीके से अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो मतलब आप इंसान नहीं है, ठीक। डायर ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रही ए फीलिंग ऑफ द टेरर एंड वे, यानी कि वो ये कह रहा था कि मैं जो क्रांतिकारी हैं, सत्याग्रही हैं, उनके दिमाग में डर और भय का माहौल पैदा करना चाह रहा था। अब गांधी जी ने ये सोचा कि भाई ये जो चीज हो रही है, तो अब मुझे ऐसा चाहिए कि पूरा देश एकजुट हो जाए, कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम से एकजुट हो जाए। तो हिंदू और मुस्लिम्स को एकजुट करने के लिए यहाँ पर जो है उन्हें गांधी जी को एक चीज मिली, दैट इज खिलाफत इशू। Gandhiji now felt to launch a broad
बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी चाह रहे थे कि अब पूरा देश, पूरे देश के सभी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हरिजन हो, सभी शामिल हों। तो मुसलमानों को इंक्लूड करने के लिए इन्होंने के एक हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार लगा, दैट इज द खिलाफत इशू। खिलाफत जो है हिंदूज और मुस्लिम को एक करने का इनको लगा कि भाई अगर हम मुस्लिम्स का यहाँ पर साथ देंगे तो यहाँ पर मुस्लिम्स भी हमारा साथ देंगे। अब खिलाफत इशू था क्या, वो हम बात कर लेते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो थी ओटोमन टर्की, हम जानते हैं ओटोमन एम्पायर था और वो जो है हार गया था, ठीक। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये ऐसा र्यूमर फैल गया था, देयर वाज अ र्यूमर दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज ऑन द ओटोमन एम्पायर। और ये ऐसा जो है एक र्यूमर फैला कि एक हार्श ट्रीटी अप्लाई किया हुआ है इस जो ओटोमन टर्की जो है एम्पायर है उसके ऊपर, ठीक है। और जो ओटोमन एम्पायर जो एम्परर था उसको स्पिरिचुअल लीडर, इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर बोला जाता है, खलीफा, ठीक है। उसको खलीफा बोला जाता है। इस खलीफा मतलब कि उनका विश्व गुरु, आप इस तरह से बोल सकते हो, मुस्लिम्स का विश्व गुरु, ठीक है। टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द बॉम्बे इन मार्च 1990। और वहां के खलीफा को सपोर्ट करने के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई मार्च 1990 में, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कहीं न कहीं वो ये चाह रहे थे कि एज यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम, इसके अलावा 2 जो मुस्लिम ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड द शौकत अली, वो उन्होंने महात्मा गांधी ने उनके साथ डिस्कशन शुरू किया और कहा कि भई अगर हम आपका इस खिलाफत कमेटी को बनाने में सहयोग करेंगे, तो क्या आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे? ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी ने कहा कि हम आपका खिलाफत कमेटी बनाएँगे, आपकी खिलाफत कमेटी में मुस्लिम भाइयों का साथ देंगे, तो प्लीज़ आप हम हिंदू भाइयों का भी साथ दीजिए। तो कहीं न कहीं जो है वो दोनों सब एक यूनिफाइड नेशन मूवमेंट में शामिल हो गए। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in the support of the Khilafat as well as for the Swaraj। और कलकत्ता सेशन में 1920 कलकत्ता सेशन हुआ। एक्चुअली कांग्रेस के बहुत अलग-अलग जगह सेशंस हुआ करते थे, सभाएं हुआ करती थी। तो सितंबर 1920 में गांधी जी ने कन्विंस किया सभी लीडर्स को कि भाई अगर हम इनका साथ देंगे तो ये लोग भी मुस्लिम्स को एकजुट करेंगे और हमारे देश के स्वराज को पाने के लिए जो है ये साथ देंगे। और ये जो है एक नॉन कॉपरेशन, और उन्हीं के साथ मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ आगे बढ़ा गया, ठीक है। अपनी जो फेमस बुक थी, गांधी जी की फेमस बुक हिंद स्वराज, 1909 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। कॉपरेशन ऑफ इंडियन है बेटा, यहाँ पे कॉपरेशन ऑफ इंडियन, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पर कॉपरेशन ऑफ इंडियंस यहाँ पर है ना, वो हो सकता है लाइन मिस हो गई हो, कॉपरेशन ऑफ इंडियन एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। मतलब कि गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में 1909 में जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने कहा कि एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर इसीलिए हमारे देश में एस्टैब्लिश हुआ है क्योंकि हम जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट से ही वो फल फूल रहा है, ठीक है। इंडियन हैज सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, और इंडियंस को इस तरीके से जो है सर्वाइव, अगर इंडियन हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, और इंडियन जो है वो अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश एम्पायर है जड़ से उखड़ जाएगा। सो इंडियन तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने ये कहा, इंडियन इफ द इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल कोलैप्स, और ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। और गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, और गांधी जी ने कहा कि हम ये मूवमेंट जो है इसको अलग अलग स्तरों पे खोलेंगे या अलग अलग स्तर में इसमें लड़ाई लड़ेंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो आपको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े लोगों को जो टाइटल्स दिए हुए ना, महाराजा धिराज और ये सब जो टाइटल्स हैं जो है ये हटा दीजिए, ठीक है। इन्होंने और सिविल सर्विसेज अपने उसका बायकॉट करें, आर्मी, पुलिस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स सभी का बायकॉट किया जाए, ये सारी चीजें हटा दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज द रिप्रेशन फुल, अगर गांधी जी को भी एक चीज थी कि अगर जो है गवर्नमेंट ने रिप्रेशन लगाया तो फिर भाई मैं सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करूंगा, ठीक है। तो गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन के बाद क्या करना है वो भी दिमाग में सोच रखा था। इन 1920 एंड थ्रू द समर द 1920 एंड द महात्मा गांधी ने शौकत अली टूर एक्सटेंसिवली, और 1920 के आसपास जो है महात्मा गांधी और शौकत अली ने, जो शौकत अली जो ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन्होंने पूरे जो है देश में भ्रमण किया, पूरे देश में समझा कि भाई आखिर, और लोगों को समझाया कि हमें कैसे क्या क्या करना है। बाइकट का मतलब क्या होता है? द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएटेड विद द पीपल एंड द पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज एंड, मतलब कि बाइकट मतलब आप चीजों को जो है मना कर दें, उसको यूज करने के लिए उसमें उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना मना कर दें, और जो है
यूजुअली फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, मतलब ये विरोध जताने का एक तरीका है, ठीक है। Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were अब actually क्या हुआ है कि many within the Congress were, however, concerned about the proposal. मतलब कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग कह रहे थे कि यार पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि हम अगर बॉयकॉट कर दें हर चीज का, तो कहीं हम हमें जो पॉलिटिकल थोड़ी बहुत अप्रोच मिली वो भी ना खत्म हो जाए। They were reluctant to बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन, और वो कहीं ना कहीं कतरा रहे थे। रिलेक्टेंट मतलब होता है कतराना। वो जो है काउंसिल इलेक्शन का अगर बायकॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं शेड्यूल फॉर द नवंबर 19 जो नवंबर 1920 में जो इलेक्शंस होने हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारी पॉलिटिकल जो इंडियंस की अप्रोच बनी है वो खत्म ना हो जाए। इसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं वायलेंस ना हो जाए चीजों में, ठीक, क्योंकि गांधी जी वायलेंस के अगेंस्ट में थे और कहीं ना कहीं क्लैशेस होंगे तो वायलेंस भी आने लगेगा। इन द मंथ ऑफ द बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर दे वर इन द इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, और कहीं ना कहीं सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच बीच में काफी जो है कांग्रेस के बीच में मंथन चलता रहा कि भाई करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। द नॉन कॉपरेशन खिलाफ, और जो फाइनली सब मान गए और जनवरी 1921 में जो है नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट एक साथ चालू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट किए और सबके अपने स्पेसिफिक एस्पिरेशन से, मतलब कि सबके अपने टारगेट थे कि भाई किसी कोई बड़ा किसान बोल रहा है कि हमको जो है अपनी क्रॉप्स के लिए लड़ना है, छोटा किसान बोल रहा है कि हमें बड़े किसानों के अगेंस्ट में मिल रहा है लड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनको तीन फॉर्म में हम पढ़ेंगे, मूवमेंट इन द टाउन्स, रिबेलियन इन द कंट्री साइड एंड द प्लांटेशन साइड। तो ये तीनों साइड जो है हमें देखनी है कि किस तरीके से इन तीन जगह जो है मूवमेंट आगे बढ़ा। द मूवमेंट इन द टाउन, टाउन के अंदर जो मूवमेंट था वो मूवमेंट स्टार्ट विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। देखिए याद करिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी मिडिल क्लास जो था, न्यू इमर्ज मिडिल क्लास था, वो एलाइट जो है वो क्लर्जी नोबल्स के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था। तो मिडिल क्लास के पास बहुत पावर होती है, सोचने समझने की खुली शक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो था वहां शुरू हुआ टाउन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, टीचर्स रिजाइन कर दिए, हेडमास्टर्स रिजाइन कर दिए, लॉयर्स ने जो है लीगल प्रैक्टिस खत्म कर दी। द काउंसिल इलेक्शंस पर बायकॉट इन द मोस्ट प्रोविंसेस, काउंसिल इलेक्शंस का बायकॉट किया गया एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास में ये चीज जो है, मद्रास में वेयर द जस्टिस पार्टी, मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने इसका नहीं इन्होंने बायकॉट किया। एंड दे फेल्ट द एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ द गेनिंग द सम पावर। उन्होंने कहा कि अगर जो है भाई मद्रास पार्टी जो थी, मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी, ये कह रही थी कि अगर हम बायकॉट ही कर देंगे तो फिर जो हम एंटर हो रहे हैं पॉलिटिकल अप्रोचेस बना रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे हमारी। तो उनके एक अलग मुद्दे थे, ठीक। अब यहाँ पर जो है द इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि भाई जो है फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया। दूसरा, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट का मतलब मैं अभी समझा रही हूँ, है ना। जो है फॉरेन क्लोथ्स को बर्न किया गया। ह्यूज बॉन फायर, मतलब कि बहुत सारे कपड़े जलाए गए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इम्पोर्ट होता था फॉरेन क्लोथ्स का वो 1920 से लेकर 1920 तक हाफ रह गया, मतलब आधा हो गया। मतलब आप देखिए ना, तो गांधी जी ने सही बात की थी कि भाई अगर आप ऑपरेशन करना बंद कर देंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड द फॉरेन गुड्स, और मर्चेंट और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम ना आपका सामान खरीदेंगे ना बेचेंगे, ठीक है। डिस्कार्डिंग द इम्पोर्टेड क्लोथ्स, लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया क्लोथ्स को, जो है कि हम नहीं पहनेंगे भाई ब्रिटिशर वाला क्लोथ। इसके अलावा इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी और जो हैंडलूम्स था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ऑब्वियसली बात है ना कि जब बाहर के कपड़े नहीं पहनोगे तो भाई कपड़े तो पहनोगे ना, तो कहाँ के इंडियन पहनोगे, ठीक है। तो ये देखो पिकेटेड क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ए फॉर्म ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच द पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू द शॉप एंड फैक्ट्री। मतलब पिकेट क्या करते हैं कि लोग जो है उस शॉप की एंट्री बंद कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एंट्रेंस टू द शॉप एंड द फैक्ट्री, मतलब उसको एंट्री को क्लोज कर देना, इसका मतलब होता है पिकेट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फॉरेन क्लोथ्स का जो है बायकॉट हो रहा है। यहाँ पर ये बॉन फायर, ये इस तरीके से ये बॉन फायर जलाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अब धीरे-धीरे एनसीएम स्लो डाउन होने लगा, क्यों? अब देखिए इसका इसका जो है खादी, अब जो इंडियन हैंडलूम वगैरह जो बना रहे थे, खादी बना रहे थे। खादी क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, हर इंसान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी अगर आप देखोगे ना तो जो है हर कोई कॉटन या लिनेन की शर्ट नहीं अफोर्ड कर सकता। एक लिनेन का कपड़ा अगर आप लेने जाओगे तो वो जो है करीबन 3 से 4 हज़ार का कपड़ा पड़ता है। एक शर्ट अगर आप बनवाओगे तो, या एक कुर्ता बनवाओगे तो वो काफ़ी महँगा पड़ता है, ठीक? तो लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। बायकॉट द इंस्टीट्यूशन वाज पॉज्ड अ प्रॉब्लम। अब बायकॉट कर तो दिया, लेकिन ये है कि उसके लिए उसके
अल्टरनेटिव नहीं थे हमारे पास, यानी कि हमारे पास अल्टरनेटिव स्कूल्स नहीं थे, हमारे पास अल्टरनेटिव कॉलेजेस नहीं थे, ठीक है? तो कोई अल्टरनेटिव चीज़ हमारे पास, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस हमारे पास नहीं थे। दे वर स्लो टू कम अप, दे वर स्लो टू कम अप, सो द स्टूडेंट टीचर बिगन टू ट्रिकलिंग बैक। अब जो है फिर लोग धीरे-धीरे जाना शुरू हो गए, ठीक है? लॉयर्स भी बैक टू द पवेलियन, मतलब बैक टू द पवेलियन आ जाओ कि भई अब कब तक घर बैठोगे? जैसे कोविड में यही हुआ था ना कि भई लोग घर बैठ रहे थे, लेकिन वो जो है लेकिन जब सेकंड वेव आई, पहले में तो गवर्नमेंट ने भी बिठा दिया घर, लेकिन जब सेकंड वेव आई तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब कर लो भई, अब कब तक आप करोगे? कब तक आप घर पे बैठोगे? ठीक है? इससे बेटर है जो मरो चाहे जियो, लेकिन एटलीस्ट अपने घर की रोटी तो कमाएँगे हम। तो वो चीज़ है। तो पीज़ अब यहाँ पर जो कंट्री साइड है, मतलब जो आपका जो पीज़ेंट्स है, वो क्या इसको देखते थे, उनका विद्रोह किस तरह से हुआ? पीज़ेंट हैड टू डू बेगार। बेगार मतलब क्या होता है बेटा? लेबर विदाउट पेयर, मतलब कि क्या होता था कि जो-जो छोटे किसान होते थे, उनसे बड़े किसान अपने खेतों में ले बेगार कराते थे। मतलब उनसे काम भी कराते थे, उनको पैसा भी नहीं देते थे, एंड वर्क एट अ लैंडलॉर्ड फार्म्स विदाउट पेमेंट। और उनको मतलब मतलब उनको दबल मतलब कहते हैं ना, दबा के, कुचल के उनसे काम किया जाता था, उनको बेवकूफ़ बना के किसी भी तरीके से, नहीं तुम हमारा काम करो और जो है थोड़ा-सा अनाज दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। As a teenager, they had no security of the tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. टीनेज क्या होते हैं कि वो टीनेज वो किसान होते हैं जो कि छोटे-छोटे लैंड जो है वो लीज पे ले लेते हैं, उस पे काम करते हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा था कि जो छोटे किसान थे जो लीज पे लैंड लेते थे कि भाई चलो हम इसको इस पे फसल उगा लेंगे, कुछ बेच के अपना कमा लेंगे, तो उन पे उनकी भी कोई पर्टिकुलर गारंटी नहीं होती थी, कभी भी उनसे ना अपनी जमीन ले लेते थे बड़े किसान। द पीजेंट मूवमेंट्स डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब किसान ये चाह रहे थे कि भई किसानों का जो आंदोलन था वो ये था कि भई आप हमारा एक तो रेवेन्यू कम करो, इसके अलावा बेगार खत्म करो और सोशल बायकॉट ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड, और जो बड़े किसान जो हमको दबाते हैं, इनका सोशल बायकॉट होना चाहिए। तो ये बेगार का मैंने बताया हुआ है कि विदाउट पेमेंट जो काम करवाया जाता है बड़े किसानों के थ्रू, छोटे किसानों का, तो वो चीज़ जो है खत्म होनी चाहिए। रिबेलियन अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली जो रिबेलियन इन द कंट्री साइड बाय पीजन। अब इसके अलावा जो पीजेंट्स वगैरह थे वहां पर नाई, ये बताया हुआ है कि नाई धोबी बांस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड। अब क्या हो रहा था, जो बड़े किसान थे वो उनको उनके अगेंस्ट में काम चल रहा था विलेजेस साइड पे। तो क्या कर रहे थे कि जो नाई धोबी थे, जो छोटी क्लास के लोग थे, जो ये नाई धोबी वगैरह का काम करते थे, वो कहते थे कि उन्होंने कहा कि भई हम इनका काम ही नहीं करेंगे। देखेंगे कि ये कैसे बाल कटवाते हैं, कैसे अपने कपड़े धुलवाते हैं। अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो ये अपनी लेविश लाइफ मेंटेन ही नहीं कर पाएँगे। In Awadh, the peasants were led by the Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to the Fiji as an indentured laborer. तो क्या हुआ था कि अवध में किसानों ने बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे और जो कि फिजी से एक बंधुआ मजदूर के फॉर्म में वापस आए थे। पहले उन्होंने बंधुआ मजदूर का काम किया था वहाँ पे, तो उन्होंने फिर धीरे-धीरे यहाँ के किसानों के लिए काम करना शुरू किया और अवध में अवध अवध के किसानों ने बाबा रामचंद्र के गाइडेंस में लड़ना शुरू किया। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट द ऑप्रेसिव तालुकादास एंड द लैंडलॉर्ड। और ये जो मूवमेंट था ये कहीं न कहीं ऑप्रेसिव जो मतलब कि जो उनको गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे छोटे किसानों को, उनके अगेंस्ट में ये मूवमेंट था। ठीक है? द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। लोग ये मतलब कि छोटे किसान ये चाह रहे थे कि आप एक तो रेवेन्यू कम करिए, बेगार हटाइए, बेगार चीज़ हटनी चाहिए। बायकॉट ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ द इवन बार्बर एंड द वॉशरमैन। और इन उनको उनके बायकॉट के लिए जो वॉशरमैन यानी नाई, धोबी वगैरह जो थे, इन्होंने भी साथ दिया। और किसके नेतृत्व में? ये आपके जो बाबा रामचंद्र थे, इनके नेतृत्व में। ठीक है? इन 1920 द जवाहरलाल नेहरू टूरिंग अराउंड द विलेजेस। 1920 के आसपास जो है जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ज़्यादा विलेजेस का टूर किया और जो है ओद किसान सभा, ये जो है इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। ओद किसान सभा जो है, ओद किसान सभा वाज़ बीन हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। और एक जो है किसान सभा जो है ऑर्गेनाइज़ की गई, बनाई गई बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। और इसमें कौन-कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, अभी जो सन्यासी हमने पढ़े, और कुछ और वहाँ के लोकल लीडर्स थे। विदिन द और ये जो ओद किसान सभा थी ना, ये क्या करती थी कि ये किसानों की जनरल, जो छोटे किसान थे, बड़े किसान थे, लेकिन मेनली छोटे किसानों की जनरल प्रॉब्लम्स का रिज़ॉल्यूशन करती थी। उसको जो है उनको सुनती थी, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन देती थी। Within the month, the 300 branches had been set up in the villages around the region। और ये किसान सभाएँ इतनी फेमस हुई कि करीबन आस-पास के जगहों पे 300 ब्रांचेस जो है खुल गई थी। The effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant was struggle into the wider struggle। The effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। तो जो कांग्रेस का एफर्ट था कि भई ये कहीं न कहीं हमारा जो स्ट्रगल हो रहा है देश को स्वतंत्रता दिलाने में, तो उसमें अगर ये किसान भी शामिल हो जाएँगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
अब यहाँ पर जो है, लेकिन क्या हो रहा था कि अब हुआ क्या कि वही मूवमेंट धीरे-धीरे जो है वो होने लगा, हिंसक होने लगा। क्या हो रहा था कि ये जो है तालुकादार, मर्चेंट वगैरह उनके घरों में अटैक किए गए, बाज़ार लूटे गए और जो है ग्रेन वगैरह को लूटे गए। इन मैनी प्लेसेस द लोकल लीडर्स टोल्ड द पीसन्ट, और लोकल जो बहुत सारे प्लेसेस पे लोकल लीडर्स ने किसानों को कहा कि गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है? एंड नेवर टू बी पेड एंड लैंड वाज़ रीडिस्ट्रिब्यूटेड अमंग द पुअर, और उन्होंने कहा कि गांधी राज आ गया है, तो गांधी जी ने कहा है कि अब कोई टैक्स नहीं देना और चलो अब तुम अपने-अपने घर चलो, अब तुमको जो है ज़मीनें दी जाएँगी। द नेम ऑफ द महात्मा वाज़ बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल द एक्शन द एस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी गलत काम कर रहा है, लेकिन उस पे अगर गांधी जी का नाम लगा दो तो लोग समझते थे, वाह, 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 वाह! बढ़िया, हमारा अच्छा काम होगा। लेकिन मतलब ये है कि मतलब गांधी जी का नाम लेके रिश्वत ली जा रही है या कुछ भी अपना स्वार्थ साधा जा रहा है, तो वो चीज़ एक चीज़ थी। तो लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए था। चलिए, अब यहाँ पर एक बात करेंगे हम, गुडम हिल्स का एक आपका जो है रिबेलियन, ट्राइबल्स का एक जो है पार्टिसिपेशन इन ट्राइबल्स, वो हम बात करेंगे। गुडम हिल जो है आंध्र प्रदेश में एक जो है जगह है, वहाँ पर गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ। गुरिल्ला मूवमेंट्स जो हैं वो स्प्रेड हुआ और वहाँ पर इन द अर्ली 1920 स्ट्रिक्ट, और किसके अगेंस्ट में, एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ के लोगों को, जो हिल्स के लोगों को जो है फॉरेस्ट में नहीं जाने देते थे। वो ये कहते थे कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, आप चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ के लोग बोलते थे कि भई हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा ही तो फॉरेस्ट है, हम क्यों नहीं करेंगे यूज़? तो ये हमारा ट्रेडिशनल राइट्स है और जो है हमारी तो पूरी ज़िंदगी इस पे टिकी हुई है। लेकिन जो है कहीं न कहीं व्हेन द गवर्नमेंट बिगन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बिगाड़ फॉर द रोड बिल्डिंग एंड द हिल द पीपल रिवोल्टेड। अब क्या होता था कि वहाँ की जनता को लोग क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि उनको जो है बेगार करने पे मजबूर कर रही थी। मतलब वही जो है बिना पैसे के काम करवाती थी। इसके अलावा रोड बिल्डिंग्स वगैरह में उनका काम करवाती, उनका काम लेती थी। और तो वहाँ के जो हिली एरियाज के लोग थे उन्होंने रिवोल्ट रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पर जो है ये आपका एक जो है ये क्या है आपका अल्लू सीतारमन राजू। अल्लू सीतारमन राजू जो थे, ये यहाँ पर गुडम हिल्स के एक जो है ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोकल लीडर्स थे एक यहाँ पर। और इन्होंने कहा क्या, ये एक्चुअली कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए फेमस थे। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, मतलब अपनी भविष्यवाणियों के लिए ऐसा माना जाता है कि लोगों को हील कर देते हैं। इनके पास कुछ अलग से पावर्स हैं। ये कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और ये ऐसा माना गया है कि उनको गोलियाँ लगी लेकिन तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। मतलब उनके पास कुछ पर्टिकुलर स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है? द रिबेल्स प्रोक्लेम ही वाज़ एन इन्कार्नेशन ऑफ गॉड, और गॉड मतलब कि कहीं न कहीं ये जो है भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार। ठीक है? लोग ऐसा मानने लगे उनको। टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस, और ये जो जो थे ये अल्लू सीतारमन राजू, है ना? ये जो है कहीं न कहीं महात्मा गांधी की बहुत भक्त थे और महात्मा गांधी की बात को बहुत मानते थे और लोगों में पहुँचाते भी थे। इसके अलावा ये कहते थे कि भई खादी पहनना पहनना चाहिए और ये ड्रिंक वगैरह नहीं करना चाहिए। इंडिया कुड बी लिब, और इन लेकिन इसी टाइम पे ये कहते थे कि भई इंडिया जो है वो नॉन वायलेंट बिना स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। बाकी चीज़ों में गांधी जी का साथ देते थे, गांधी जी की बात मानते थे, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ इनकी अलग थी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हुए? इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ द गुदम रिबेल्स अटैक द पुलिस स्टेशन। वो क्या है, पुलिस स्टेशंस वगैरह में अटैक करने लगे, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने लग गए और एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर। और गुरिल्ला मतलब छुप के, गुरिल्ला, एक्चुअली गुरिल्ला जो युद्ध नीति होती है उसमें छुप के वार किया जाता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने फिर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और कि भाई इसी से हम स्वराज्य पा सकते हैं। लेकिन फिर फाइनली राजू जो थे, ये अल्लू राम राजू जो थे, सीतारमन राजू जो भी थे, तो इनको क्या है कि कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया और 1924 के आसपास इनको मार दिया गया। एंड ओवर टाइम लेकिन फिर भी ये इनके वहाँ के फ़ोक हीरो, मतलब कि वहाँ के आज भी ये फ़ोक हीरो बने हुए हैं और लोग इनको पूजते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर प्लांटेशन का हम देख लें कि प्लांटेशन का किस तरीके से हुआ था। अब प्लांटेशन वर्कर की हम बात कर लेते हैं। प्लांटेशन वर्कर, और प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज्य का मतलब क्या था? प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब ये था, या फ्रीडम का मतलब ये था कि वो अपनी जगह फ्रीली आ जा सके। ठीक है? एक्चुअली इंडियन इमिग्रेशन एक्ट जो है 1859 में लागू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू प्लांटेशन वर्कर पे स्पेशली। और उस ड्यूरेशन में इनको जो है इस एक्ट के तहत प्लांटेशन वर्कर को कोई परमिशन नहीं मिलती थी जो है टी गार्डन छोड़ने की। मतलब वो विदाउट परमिशन, मतलब विदाउट परमिशन वो टी गार्डन छोड़ नहीं सकते थे। और दिक्कत ये थी कि सच परमिशन मिलती नहीं थी, रेयरली परमिशन मिलती थी। ठीक है? तो वो ये चाह रहे थे कि भई हमको जो है अपनी जगह, अपने लोगों से, अपने विलेजेस जाने की परमिशन मिले ताकि हम अपने जो है
गाँव वालों से, अपने लोगों से मिल-जुल सकें। ठीक, व्हेन दे हर्ड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो दे डिफाइड द अथॉरिटीज, उन्होंने जो अपनी अथॉरिटीज थी, जो बड़े उनके जो मालिक थे, उनसे काम करने को मना कर दिया। दे लेफ्ट द प्लांटेशन, उन्होंने जो है प्लांटेशन छोड़ दिया, मतलब वो जगह छोड़ दी, टी गार्डन था, और दे हेडेड द होम, और वो अपने घर की तरफ निकल पड़े। दे बिलीव दैट द गांधी राज वाज कमिंग, और वो समझ गए कि गांधी राज आने वाला है, आ गया है। एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इनटू देयर ओन विलेजेस, और उनको ऐसा रिमर फैला कि भाई कि जो है गांधी जी अपने अपने जो है हम लोगों को जमीनें देंगे, और अपने घर में हम जाएंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है हाउएवर दे नेवर रीच द डेस्टिनेशन, हालांकि वो कभी अपने डेस्टिनेशन पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहीं पकड़ लिया गया, और उन्हें बहुत बुरी तरह दे कॉट बाय द पुलिस एंड द ब्रूटली बीटन अप, और उनको मारा कूटा गया और वापस से प्लांटेशन वर्कर पर लगा दिया गया। द नोशन ऑफ स्वराज वाज इंटरप्टेड इन द नोशन वाज स्वराज वाज इंटरप्टेड इन देयर ओन वेज, और जो है सभी का जो तरीका था पैन इंडिया मूव, हालांकि सभी का मतलब कि मिडिल क्लास लोगों का अलग था, जो विलेजेस थे उनका अलग था, जो पीजेंट्स थे उनका अलग था, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी सभी इस पैन इंडिया मूवमेंट यानी इस पूरे देश के स्वराज मिशन में शामिल थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फटाफट से स्वराज प्लांट। अब यहाँ पर जो है yet when the tribals chanted the गांधीजी's name and raised the slogan demanding the स्वतंत्र भारत, यानी कि कहीं ना कहीं जो है जब गांधी जी का नाम वो सुनते थे तो वो स्वतंत्र भारत के नारे लगाते थे। they were also emotionally related to all India, कहीं ना कहीं वो इमोशनली अटैच थे इंडिया के इस एजिटेशन, इंडिया में जो हो रहा था, और गांधी जी जैसे लीड कर रहे थे, वो बिल्कुल वो कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं। when they acted in the name of the गांधी जी linked to their movement to the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limit of their immediate locality, मतलब कि जब भी गांधी किसी मूवमेंट में गांधी जी का नाम जुड़ता था तो जो है लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। लोग जो है ये कहते थे कि नहीं, ये हमारे देश की बात है और हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब क्या हुआ कि ये सब जो चल रहा था, इसी बीच में ये सब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन इसी बीच में 1920 फरवरी 1922 में जो चौरा चौरी जो गोरखपुर में एक जगह थी, वहां पर क्या हुआ कि दिक्कत ये कुछ एक दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई बताते हैं हम। ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन द बाजार टर्न इनटू द वायलेंट क्लैश विद द पुलिस, मतलब कि एक जो है जुलूस निकल रहा था शांतिपूर्वक, लेकिन कुछ वायलेंट क्लैशेस हुए पुलिस के साथ, और कहीं ना कहीं जो है लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। ठीक है, हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड ए हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और जैसे ही गांधी जी ने इसके बारे में सुना तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैंने तो मना किया था हिंसा करने के लिए, अगर आपने किया है तो अब इसमें हम अब जो है मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो देखिए इन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी और काफी लोग जो है मारे गए, और ये काफी दुखद घटना भी थी, नो डाउट, इट्स नॉट गुड। अब यहाँ पर क्या हुआ टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस। अब देखो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से लेकर 1922 तक चला, सिविल डिसोबीडियंस 1930 से 1931, लेकिन जब 1922 से 1920 से 1930 तक के बीच में क्या हो रहा था, वो लोग ये जो थे 1922 से लेकर 1930 के बीच में लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि भाई अगर हमको अनादर मास स्ट्रगल के लिए तैयार करना है तो किस तरीके से करना है। ठीक है, ताकि अब की बार कोई गलती ना हो, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बीच में जो गैप था उसमें लोगों को ट्रेन किया जा रहा था, लोगों को ये बताया जा रहा था कि आपको इसी तरीके से अब आगे बढ़ना है। ठीक है, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ जो है 1922 में इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ, उन्होंने जो है खत्म कर दिया चोरा चोरी जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद। ठीक, अब यहाँ पर जो है लोगों को ट्रेन किया जा रहा था कि जो है किस तरीके से अगला जो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने जा रहे हैं उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वाज नाउ द टायर्ड ऑफ द मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल दे हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ द 1919 इंडियन एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1919 में जो है अब जो एक्ट था उसके तहत अब प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले थे। तो कांग्रेस जो है कह रही थी, कांग्रेस के कुछ लीडर कह रहे थे कि भाई हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कब तक हम यही करते रहेंगे कि जो है मूवमेंट करेंगे और फिर वापस लेंगे, मूवमेंट करेंगे और फिर वापस लेंगे। ठीक है, तो ये चीज एक बड़ी अजीब सी चीज हो रही थी। तो कांग्रेस में इंटरनल टसल्स बहुत चल रहे थे। दे फेल्ट इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल। भाई कुछ लीडर्स ये कह रहे थे कि अगर हमको ब्रिटिश पॉलिसीज का अगेंस्ट करना है, अपोज करना है, तो हमें उस काउंसिल में बने रहना है। एंड आर्ग्यू टू रिफॉर्म द डेमोन्स्ट्रेशन दैट काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। भाई ये कह रहे थे कि भाई
हमें उसके अंदर रहना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जो है अगर हम भी निकल जाएंगे तो वो तो डेमोक्रेटिक ही नहीं रहेगा। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। अब इसी बीच में क्या करा था कि जो कुछ नेता थे जो कि कह रहे थे कि अब कांग्रेस को अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, इसमें से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू टू रिटर्न द काउंसिल पॉलिटिक्स। और इन्होंने कहा कि भाई हमें पॉलिटिक्स में लौटना पड़ेगा, अदरवाइज तो ब्रिटिश फिर हावी हो जाएंगे, ठीक है। But younger leader like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose pressed for more radical agitation and for full independence. अब इसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो ये कह रहे थे कि भाई अब तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम जो है अगर हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए तो, ठीक है। अब इसी बीच में जो है यहाँ पर हमारे देश में इन सच सिचुएशन द इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन द टू फैक्टर्स अगेन द शेप। अब इसी बीच में दो चीजें थी जो इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दे रही थी या इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी हलचल पैदा कर रही थी, जिसमें सबसे पहला था इकोनॉमिक डिप्रेशन। हमारे देश में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया बीच में लेट 90s में, और एक दूसरा था साइमन कमीशन, ठीक है। क्या थे, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन और साइमन कमीशन की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है 1929 के आसपास जो है पूरे वर्ल्ड में, ठीक, एक इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मंदी का दौर चला। एग्रीकल्चर प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा गिर गई, तो किसानों को अपने दाम ही नहीं मिल रहे थे इन 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर द 1930। कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। और यहाँ पर जो है किसान जो किसान था, जो पीजेंट्स थे, वो बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी की कंडीशन में थे कि करा क्या जाए, कैसे निकला जाए इस कंडीशन से। As the demand for the agricultural goods fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. अब क्या हो रहा था कि डिमांड ही घट रही थी, ठीक है। मतलब एज अ डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन है। क्या हो रहा था कि बाहर की कंट्रीज में भी डिप्रेशन चल रहा था, तो क्या कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि अब हम कहीं और से सामान मंगाने की जगह हम लोग खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, अपना खुद ही क्रॉप कर रहे हैं, खुद ही उगा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा था कि जो हमारे देश से सामान जा रहा था, वो हमारे देश से जो सामान जा रहा था वो जो है वो लोग लेने को तैयार नहीं थे, लेने को तैयार नहीं थे, तो पीजेंट्स को सही दाम ही नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति में पीजेंट का ये दौर था, जो उसकी वजह से लोगों को, जो किसान उगा भी रहते ना, तो उनको सही दाम ही नहीं मिल रहे थे। अब इसी बीच में फिर वही हुआ ना कि जो इधर जो गरीबी में आटा गिला वाला हिसाब जो है ना, इधर साइमन साइमन कमीशन एक नया चीज आ गई, ठीक है। Now, the new Tory government in the Britain constituted a statutory commission under the Sir John Simon to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest the changes. भाई एक नया कमीशन बना दिया गया, साइमन कमीशन। उन्होंने कहा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कमियां हैं, इसको हमें देखना है और इसमें जो है चेंजेस सजेस्ट करने हैं, इसके लिए हम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन इस जो कमीशन बना था, दे डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। भाई आप जब इंडियन मेंबर्स को इस कमीशन में लोगे तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्या समझोगे, आप तो अपनी बात रखते चले जाओगे। दे वर ऑल ब्रिटिश, तो उसमें सारे ब्रिटिशर्स थे। और यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। और जैसे ही जब ये साइमन कमीशन के लोग जो है उतरे और जो है उनका कैसे स्वागत किया गया, उनको बड़े बड़े नारे लगा के कि भाई गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। और कांग्रेस और मुस्लिम्स ने मिलके, मुस्लिम लीग ने मिलके इसका प्रोटेस्ट किया कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग हमारे किसी काम के नहीं है और आप बकवास ही करने आए और अब बकवास कर और आप चले जाइए अपनी बकवास लेके। अब इंडियन रिस्पॉन्सेस क्या थे, द कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन एट देयर सेशन एट द मद्रास इन 1927। और जैसे हमने कहा था कि कांग्रेस के सेशंस होते रहते थे, जैसे कलकत्ता सेशन 1920 में हुआ था, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो है मद्रास सेशन हुआ 1927 में, वहां पे डिसाइड किया गया कि भाई हमको इसका विरोध करना है। द मुस्लिम लीग लीड द मोहम्मद अली जिन्ना आल्सो बायकॉट। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था, उन्होंने कहा भाई कि मुस्लिम लीग ने कहा, उनके जो हेड थे मुस्लिम लीग, उन्होंने कहा कि हम भी इसका बायकॉट करेंगे। व्हेन द कमीशन लैंडेड इन द फरवरी 19 देयर वर मास प्रोटेस्ट एंड हड़ताल एंड ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। और जो है इस तरीके से पूरे देश में उसके खिलाफ झंडे और नारे लगाए गए और कहा गया कि भाई आप यहाँ से चले जाइए, यू आर नथिंग, ठीक। अब क्या हुआ, पीपल वर चैंटिंग द स्लोगन साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और लोग जो है नारे लगा रहे थे गो बैक साइमन। और पुलिस जो है उनको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज कर रही थी, मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। इवन सीनियर लीडर्स लाइक पंडित लाल नेहरू वर नॉट स्पेयर्ड। मतलब कि मतलब जो बड़े बड़े नेता थे उनको भी नहीं बख्शा गया, उनको भी मारा कूटा गया। और इसी बीच में लाहौर में लाला लाजपत राय जो थे, हु वाज लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन, ब्रूटली लाठीचार्ज एंड डाइड आफ्टर द ईयर इंजरी सस्टेन देम। और इस जो प्रोसेस था उसमें जो है लाला लाजपत राय जो थे बहुत घायल हो गए और कहीं उनकी जो है मृत्यु का कारण बना। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत गुस्से में आ गए थे कि यार हमारा तुमने इतना बड़ा नेता मार डाला,
ठीक है, आप सोचे तो सही, कुछ भी आप कर रहे हो, मतलब कि आप बकवास कर रहे हो, ऊपर से हमारे नेताओं को और मार रहे हो। ठीक, तो ये जो चीज है, द वायसराय लॉर्ड इरविन एंड नाउ, अब इसी बीच में जनता बहुत गुस्से में थी, तो एक लॉलीपॉप देने की कोशिश करी लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने इन अक्टूबर 1929 ऑफर डोमिनियन स्टेटस फॉर द इंडियन इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई लॉर्ड इरविन ने कहा कि लॉर्ड इरविन ने कहा कि भाई जो है ऐसा करो कि आप कुछ जो है हिस्सेदारी ले लो। ठीक, एक डोमिनियन स्टेट का एक हम जो है भारत को तमगा दे देते हैं, आप कुछ परसेंट हिस्सेदारी ले लो, कुछ परसेंट हमारे पास रहने दो। ठीक है, मतलब आधा आधा बांट ले। The radical within the Congress lead by the Jawaharlal Nehru and the Subhash Chandra Bose become more assertive। और जो है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये सब कह रहे थे कि हम बहुत एश्योर है कि हमें तो इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और हम कोई आधा अधूरा नहीं ले रहे, हम तो पूरा ही लेंगे। अब कांग्रेस लीडर्स वाज अनसेटिस्फाइड अबाउट स्पेशली रेडिकल्स, और जो रेडिकल्स थे ना, गरम दल और नरम दल, अगर आपने सुना हो तो जो कांग्रेस में जो दो नेता थे, गरम दल नरम दल, तो गरम दल के नेता बिल्कुल इसके अगेंस्ट में थे, कोई कोई हमको तुमसे ना बार्गेन नहीं करना है, हमारा देश है, तुम होते कौन है बकवास करने वाले, तुम निकलो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ 1929 में, दिसंबर 1929 में। ओहो, दिसंबर 1929 में ये सेशन हुआ अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू द लाहौर फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज। और यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी कि भाई अब हम हमारे देश को पूर्ण, अब तो हम पूरा देश लेंगे, तुम तो आधी अधूरी बकवास मत करो हमसे। ठीक है, इट वाज डिक्लेयर्ड द 26 जनवरी 1930 कुड बी डिक्लेयर्ड एज ए सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। और इन्होंने कहा कि जो है 26 जनवरी 1930 को अब हम पूर्ण स्वराज वाला दिन मनाएंगे, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखते हैं क्या हुआ। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड फॉर वेरी लिटिल अटेंशन। अब लोगों को इतनी बात पता नहीं लगी, वही सोशल मीडिया जैसा हाल तो था नहीं, तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन में लोग पार्टिसिपेट कर नहीं पाए 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया द फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ द एवरीडे लाइफ। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने ये सोचा कि भाई अब मुझे कुछ फिर से कुछ करना पड़ेगा, ये तो ठंडा पड़ रहा है सब कुछ मामला। तो भाई इन्होंने क्या करा कि भाई क्या करे क्या करे करे करे, इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा चीज ढूंढो जो कि सबको रिलेट करता हो। तो इन्होंने जो है ये एक्चुअली ये 26 जनवरी की प्लेज है इसमें। ठीक है, अब इन्होंने ढूंढा कि नमक, भाई हमको क्या करना पड़ता था कि नमक के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। ठीक, जबकि हमारे देश में बन रहा है, हम ही टैक्स दे रहे हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन द सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। और महात्मा गांधी ने कहा कि भाई जो सबको एकजुट करता हो उसको पकड़ू मैं। और वो था कि वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल आइटम दैट इज द फूड इज सॉल्ट। ठीक है, एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था कि हमारे देश में बनने वाले टैक्स, सॉल्ट पे, नमक पे हमसे टैक्स लेती थी, और मोनोपोली थी, मतलब कि वो जो हम हमारे समुद्र से नमक नहीं निकाल सकते थे वही निकालती थी, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑपरेसिव रूल वो करती थी। ठीक, तो ये बहुत गलत चीज हो रही थी। तो अब महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मैं तो जो है अब कुछ ना कुछ करने वाला हूँ। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने ये आपके लॉर्ड इरविन को एक जो है 11 डिमांड्स का 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा, और उसमें से एक डिमांड ये थी कि आप सॉल्ट टैक्स हटा दीजिए। ठीक है, और इट वॉज फुलफिल्ड दैट 11 मार्च, और 11 मार्च तक उन 11 डिमांड्स को फुलफिल करना था। ठीक, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय द 11 मार्च द कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस कैंपेनिंग। और उन्होंने कहा कि अगर ये 11 डिमांड 11 मार्च से फुलफिल नहीं होती है, देन मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं विद्रोह करूंगा और सिविल डिसोबीडियंस लगा दूंगा। इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन ने कहा कि तुम जो है जो खाना उखाड़ लो, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेगोशिएट नहीं कर रहा था वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा मत कर, चल मैं भी बताता हूँ तो मैं कौन हूँ। गांधी जी ने कहा मैं भी गांधी हूँ, चलो शुरू हो जाओ। तो इन्होंने कहा कि जो है गांधी जी स्टार्टेड ए फेमस सॉल्ट मार्च। इन्होंने दांडी यात्रा की थी। दांडी जो है साबरमती, फ्रॉम साबरमती आश्रम, इनका जो साबरमती आश्रम था वो वहां से लेके गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी, साबरमती से लेके दांडी तक इन्होंने कहां से कहां तक की थी, एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, साबरमती से लेके दांडी तक, है ना। और ये करीबन जो है 24 माइल चले थे 24 दिन के लिए, 24 दिन तक 240 माइल्स चले थे जो है 24 दिन तक। तो एक दिन में कितने चले बेटा, एक दिन में 240 अपॉन 20 कर दूं, मैं 24 कर दूं, तो ये 10 माइल्स पर डे चलते थे, 10 माइल्स पर डे। ठीक है, 10 माइल्स पर डे चलते थे। ठीक, और इसी के साथ, और ऑन द 6 अप्रैल दे रीच द दांडी एंड सेरेमनी वायलेटेड सॉल्ट, और इन्होंने सॉल्ट बनाया और सॉल्ट के लॉ को खत्म किया, और इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज कर दिया। ठीक है, और जो है
इस तरीके से देखिए, देखिए दांडी यात्रा जो है इस तरीके से बताई हुई है फोटो में, है ना, बढ़िया सा पिक्चर है, बहुत ही सुंदर। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो है हाँ, चलिए, पीपल वर नाउ आस्क्ड टू रिफ्यूज द कॉपरेशन विद द ब्रिटिश। अब लोगों को जो है ये कहा गया कि भाई वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज द कॉपरेशन ऑफ द ब्रिटिश। अब इसमें क्या क्या किया गया, इसमें ये किया गया कि भाई लोगों से जो है, लोगों को कहा गया, एक सेकंड एक सेकंड, मैं कुछ मिस कर रही हूँ मुझे लग रहा है। हाँ, हाँ। देखिए यहाँ पर 78 वॉलंटियर्स के बाद जो है मैं वो मिस कर रही थी, ये 78 वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च, द 78 वॉलंटियर्स, एक्चुअली 78 वॉलंटियर्स जो थे वो इनके साथ चले थे। हालांकि बीच बीच में जब ये चलते जा रहे थे तो लोग ज्वाइन करते जा रहे थे, लेकिन फाइनली जब ये पहुंचे थे तो 78 वॉलंटियर्स जो थे वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, तो ये जो चीज थी ध्यान रखनी है आपको, हो सकता है वो आपसे एमसीक्यू में पूछ ले। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस, अब जैसे हमने कहा कि जैसे सॉल्ट टैक्स यानी जैसे सॉल्ट नमक बनाया तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लगा दिया। तो इस मूवमेंट में क्या क्या किया गया, इन्होंने ना केवल रिफ्यूज किया गया ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना है आपको, भाई ये कहा गया कि ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना है, दे हैड डन इन द 1921 टू 22 बट आल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉ। मतलब कि जो आपका एनसीएम में किया गया था, एनसीएम में तो आपने रिफ्यूज कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, यहाँ पर आपको रिफ्यूज भी करना है, आपको सपोर्ट भी नहीं करना है, और लॉ भी ब्रेक करना है। ठीक है, वही शॉप्स पिकेट किए गए, कॉपरेट नहीं करना है, सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको बता दूं कि क्या क्या किसमें क्या किया गया। देखो एनसीएम में बॉयकॉट किया गया था, पिकेट किया गया था, डॉन कॉपरेट किया गया था। लेकिन सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बॉयकॉट किया गया, पिकेट किया गया, पिकेट मतलब कि वही एंट्री को क्लोज कर देते। डॉन कॉपरेट यानी कि बॉयकॉट, पिकेट और डॉन कॉपरेट सेम है एनसीएम की तरह, लेकिन सीडीएम में ब्रेक द कॉलोनियल लॉ, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब इसमें कॉलोनियल लॉ भी तोड़े गए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर जो है, हाउ डिड द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट अनफोल्ड, अब कैसे इसको अनफोल्ड किया गया। सबसे पहले जो है सबसे पहले सॉल्ट लो ब्रोक किया गया लोगों ने। अब जैसे गांधी जी ने कर दिया, अब जगह जगह जहां पर सॉल्ट बनता था वहां पर लोगों ने इसके लॉ तोड़ तोड़ के बनाने शुरू किए, नमक बनाना शुरू किया। मैन्युफैक्चर सॉल्ट इन डेमोन्स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और जो गवर्नमेंट की जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी ना उनके सामने वो नमक बनाते थे। ठीक है, फॉरेन क्लोथ बायकॉट किए गए, लिकर शॉप जो है पिकेट की गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें की गई। ठीक, तो ये पूछ लेते हैं आपसे कि हाउ द एनसीएम इज, तो ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ द सीडीएम डिफर फ्रॉम एनसीएम। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है कि उसमें क्या क्या किया गया था, मेनली ये कब से शुरू हुआ था, इसमें सॉल्ट लो तोड़ा गया था, कॉलोनियल लो ब्रेक किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो पीजेंट्स थे उनको, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे द रेवेन्यू उनको, एंड चौकीदारी टैक्सेस एंड विलेजेस ऑफिशियल्स रिजाइन, उन्होंने विलेज जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन किया गया, उनको टैक्सेस, इन्होंने जो है किसानों ने टैक्सेस पे करने को मना कर दिया। इसके अलावा जो फॉरेस्ट लोग थे, जो उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया गया। फॉरेस्ट लॉ क्या होता था कि मतलब कि जो आदिवासी लोग होते थे उनको फॉरेस्ट में जाने नहीं दिया जाता था, कि भाई नहीं तुम ये इन खेतों में नहीं, इन जंगलों में नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने कहा यार जंगल हम जंगल में रहते हैं, जंगल हमारे अंदर रहते हैं, मतलब हमारा तो जीवन का लाइफ, हमारा लिवलीहुड जंगल ही है। तो उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, कर लो अब तुम क्या करते हो। एंड गोइंग टू द रिजर्व फॉरेस्ट, और जो है हम रिजर्व फॉरेस्ट में भी गए टू कलेक्ट द वुड एंड गैजल कैटल, और जो है वो अपने जो है जानवरों को चराने के लिए भी वहां गए, और फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में उन्होंने वुड वहां से जो है वुड भी कलेक्ट किया गया। अब इसी बीच में क्या क्या गवर्नमेंट जो है क्या कहती है, वही तो गवर्नमेंट तो बकवास करना शुरू कर ही देती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि कांग्रेस लीडर्स को जो है अरेस्ट करना शुरू किया वन बाय वन, और इन्होंने अब्दुल गफ्फार खान जो कह सकते हैं कि गांधी जी के बहुत बड़े कह सकते हैं कि भक्त थे, डिसिपल ऑफ द महात्मा गांधी, और उनको अप्रैल 1930 के आसपास उनको अरेस्ट कर लिया गया। वॉयलेंट क्लैशेस हुए बहुत जगह, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। वही गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट को आता क्या था, लोग विद्रोह करे तो मारा मारा कुटी कर मचाओ लोगों की, और तो कुछ आना आता नहीं था। ठीक है, एंग्री क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ फेशिंग आर्मर्ड कार्स, और ये जो है भाई क्राउड जो है जगह जगह डिमॉन्स्ट्रेशन करने लग गई। पेशावर वगैरह की जगह पे कई जगह जो है कार वगैरह के अंदर और पुलिस फायरिंग हुई। ठीक, many people killed and the गांधी himself और arrested, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर इन द सोलापुर अटैक किया गया, पुलिस पोस्ट वगैरह, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी जगह जो है, जो कि उन सारी जगहों पे जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करती हैं, जहां पर ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश रूल जहां से ऑपरेट हो रहा था, उन सभी जगहों पर अटैक किया गया। ठीक है, फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ द ब्रूटल रिप्रेशन, और फाइनली वो क्या है भाई, लोगों, भाई गवर्नमेंट को क्या है,
दबाओ इनको, मारो कूटो। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड एंड वुमेन चिल्ड्रन वर बीटन इन द 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। और जो है जो लोग सत्याग्रही थे, जो शांतिपूर्वक भी कर रहे थे ना डेमोन्स्ट्रेशन, जो विरोध प्रकट कर रहे थे, उनको भी मारा कूटा गया, बच्चों तक को मारा गया, औरतों तक को भी नहीं छोड़ा गया। तो ये तो मतलब बहुत बुरी बात थी और कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज हो रही थी। तो कॉल्ड ऑफ सीरिया, अब जैसे ये सब होने लगा ना, इतना सब कुछ होने लगा, तो 5 मार्च, इन दिस सिचुएशन द महात्मा गांधी वंस टू डिसाइड द कॉल अप। अब क्या महात्मा गांधी ने कहा कि भाई बच्चों को मार रहे हो आप, जो है औरतें पिट रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए आप। तो उन्होंने एनसीएम, सॉरी जो सीडीएम था, इन्होंने वापस ले लिया। और इसी बीच में इरविन ने फायदा उठा के, इरविन ने कहा कि देखो भाई, अब्दुल गफ्फार खान भी अंदर है, जवाहरलाल नेहरू भी अंदर है, बहुत सारे लोग अंदर है, तुम कहो तो जो है चलो, जो है 5 मार्च को 1931 को गांधी इरविन पैक्ट एक जो है पे बातचीत चली। और 5 मार्च को 1931 को गांधी ने, इरविन ने गांधी जी को मना लिया कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आइए। Gandhi consented to participate in the round table conferences. The Congress boycotted the first round table conference. एक्चुअली क्या होता था कि राउंड टेबल मतलब कि गोल गोल, इसको आप हिंदी में गोल मेज सम्मेलन बोलते थे, कि गोल ऐसे गोल टेबल होती थी, उसके पूरे सर्कल में जो है लीडर्स बैठते थे और डिस्कस करते थे, इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका बायकॉट किया गया था, कांग्रेस ने उसका बायकॉट किया गया, लेकिन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इरविन ने गांधी जी को मना लिया कि भाई देखो तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं अंदर, चलिए फटाफट से आ जाओ, बातचीत कर लो, नहीं तो फिर खत्म हो जानी कहानी। ठीक है, लंदन में थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो याद रखिएगा। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। और गवर्नमेंट और इरविन ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, तुम आओगे, तो फिर जो है मैं तुम्हारे जो है नेताओं को जो बंद है ना, उनको सबको रिलीज कर दूंगा। और 1931 के आसपास जो है ऑन द 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। और 1930 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन गए, लेकिन उन्होंने कुछ मिला नहीं उनको। उनको लगा कि बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को, और ताकि मेरा ध्यान भटक जाए और वासियों का ध्यान भटक जाए, इसलिए मेरे को लेके गए। और उन्होंने उनको बड़े डिसअपॉइंटिंग वे में वो लौटे, और इन्होंने देखा कि यार लोगों को फिर से मतलब कि ना तो इन्होंने नेताओं को छोड़ा, और आप मारकूटी भी कर रहे हो अभी भी। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ द रिप्रेशन। और कि भाई आप तो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे नेता को छोड़ देंगे, अभी तक हमारे नेता अंदर ही है। तो फिर जो है वर बोथ इन द जेल। देखो गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम तक जेल में थे। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर इलीगल। और इसके अलावा क्या करा इरविन और इरविन के चमचों ने, इधर कांग्रेस को जो है इलीगल घोषित कर दिया। ठीक है, ऐसे मतलब नेताओं को ठूस के और जेल में ठूस के, और जो है कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया। ए सीरीज ऑफ मेजर हैज बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट द मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन। इन्होंने भाई मीटिंग्स पे भी बैन कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं कर सकते, बायकॉट भी नहीं कर सकते। अब जो है जब महात्मा गांधी लौटे, उन्होंने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से रिलॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। अब रिलॉन्चिंग कोई जो चीज होती है तो उतनी ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं रहती है, लोग उतने ज्यादा ईगर नहीं रहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो हो रहा है। तो ये चीज दैट इज नॉट गुड। ठीक है, बाय दिस टाइम द मूवमेंट वाज नॉट सो सक्सेसफुल, और यहाँ पर जो है सक्सेस मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फॉर ओवर द ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाय द 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। मतलब 1934 तक आते आते ये अपना पूरा एंथुजियास्टिक वे जो था इस विद्रोह का, इस मूवमेंट का, इस संघर्ष का, वो लोग जो है खत्म कर चुके थे। एक्चुअली लोग भूल चुके थे कि अब कुछ करना भी है और कैसे करना है। ठीक है, हाउ द पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। अब जो था लोगों जो वो दोबारा से शुरू हुआ, तो पीजेंट्स जो थे, जिसमें रिच जो थे उन्होंने सपोर्ट किया, पुअर ने सपोर्ट नहीं किया। लाइक द पाटीदार। अब जो पाटीदार लोग थे गुजरात के, जो बड़े बड़े पाटीदार जो होते ना पार्टी, एक तो गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी और उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी, ये दोनों ही बहुत रिच कम्युनिटीज हैं, इनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं। एंड देन फॉर एक्टिव इन द मूवमेंट, और इन्होंने कहा कि चलो हम साथ देंगे, और हमारे भी कुछ जो है चीजें हैं तो हम वो कर दो, हम कर देंगे साथ। Being the producer of the commercial crop, they were very hard bit by the trade depression, the falling the prices। भाई इन्होंने कहा कि भाई जो है जो वो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था ना, उस ड्यूरेशन में जो हमारी प्राइसेस घटी ना, और चूंकि हम कमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं, तो भाई हमारे तो उनको लगा कि अब कांग्रेस जो है हमारे लिए कुछ करेगी, इसलिए हम साथ दे देते हैं।
इट वाज डिफिकल्ट टू पे देम द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, और कहीं ना कहीं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करने के लिए। द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लीड टू द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। अब यहाँ पर जो हो रहा था कि कहीं ना कहीं एक विश्वव्यापक असंतोष डेवलप। द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लीड टू द वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, मतलब कि जो गवर्नमेंट उनका साथ नहीं दे रही थी, या जो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम कोई रेवेन्यू कम नहीं करेंगे चाहे कितना ही बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाए, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा विद्रोह या बहुत ज्यादा अंदर से दुखी थे वो लोग। फॉर देम द फाइट फॉर द स्वराज वाज द स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि भाई हमारे रेवेन्यू के लिए कांग्रेस जो है इस मुद्दे को शामिल करे और हमारे लिए लड़े, तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बट दे वर ग्रेटली डीपली डिसअपॉइंटेड एंड कॉल्ड अप। लेकिन जब 1931 में जो है महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था ना मूवमेंट, तो वो बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे। विदाउट द रेवेन्यू रेट वर बीइंग रिवाइज, उन्होंने सोचा था कि भाई जो है हमारी रेट रिवाइज करवा देंगे गांधी जी, लेकिन हुआ ही नहीं है। सो द व्हेन मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये मूवमेंट दोबारा रीस्टार्ट हुआ, लेकिन तो उनमें से कुछ ने मना कर दिया कि यार अब जब हमारा काम ही नहीं होता हम क्यों करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो है लेकिन जो तो ठीक है ना, इधर तो बड़े पीजेंट ने थोड़ा बहुत साथ दिया, कुछ ने साथ दिया कुछ ने नहीं दिया, ठीक। लेकिन जो पुअर पीजेंट्स है ना, उनका जो सपोर्ट था वो ल्यूकवार्म था। ल्यूकवार्म मतलब कि गुनगुना, गुनगुना मतलब कि वो अनसर्टन थे कि यार क्या करना है, देखते हैं कि कुछ कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, अब क्या करना है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टन। एक्चुअली कांग्रेस और जो पुअर पीजेंट्स थे उनका जो रिलेशन था वो अनसर्टन था। अनसर्टन मतलब कि बहुत ज्यादा दूर तक ना चलने वाला, मतलब अनसर्टन मतलब कि कांग्रेस बहुत ज्यादा पुअर पीजेंट्स को एंटरटेन नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि पुअर पीजेंट्स आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे देंगे, भाई आंदोलन चलाने में पैसा चाहिए, ठीक है। और जो बड़े पीजेंट्स देते थे स्मॉल लीनियस कल्टिवेटिंग लैंड, दे हैड लैंडेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड एंड जो थे they had rented from the landlord. In the depression they struggled to pay the rent। और जो है डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, एक्चुअली क्या होता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पे भी उनको रेंट देना पड़ रहा था। वो सोच रहे थे कि कांग्रेस उनके लिए करा दे कुछ, ठीक। स्केर्ड ऑफ अपसेटिंग द रिच पीजेंट एंड द लैंडलॉर्ड। एक्चुअली वो जो छोटे किसान थे वो थोड़ा सा डर रहे थे कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े किसान थे ये हमारे अगेंस्ट में ना हो जाए या ये हमसे नाराज ना हो जाए, तो कहीं जो हमारी जो रोजी रोटी चल रही है वो भी ना खत्म हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड द कैश इनकम dwindled the small tenants found it difficult to pay the revenue। एक्चुअली क्या हो रहा था, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था ना उस टाइम पे जो स्मॉल टेनेंट्स थे वो रेवेन्यू पे ढंग से नहीं कर पा रहे थे, कोई भी नहीं कर पा रहा था, बड़े किसान भी नहीं कर पा रहे थे। दे वांटेड अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रीइमिटेड। अब ये जो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस हमारे थोड़ा सा ये कह दे कि भाई जो हम रेंट पे नहीं कर पा रहे हैं वो उसको कंसीडर कर लिया जाए। दे जॉइंट अ वैरायटी ऑफ द रेडिकल मूवमेंट ऑफन लीड बाय द सोशलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। और कहीं ना कहीं उन्होंने कई जो है बीच बीच में सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और जो कई सारे जो मूवमेंट थे वो ज्वाइन भी किए। द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। एक्चुअली वो चाह रहे थे, छोटे किसान ये चाह रहे थे कि कांग्रेस जो उनका नो रेंट कैंपेन है उसमें साथ दे, ठीक है। नो रेंट कैंपेन उन्होंने चलाया था छोटे किसानों ने कि भाई अगर हमें इतना इकोनॉमिक डिप्रेशन तो हम रेंट ना दें, ठीक है, ऐसा कंसिडर किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस बड़े किसानों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बड़े किसान फंडिंग करते थे, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर एंड द पीजेंट किसान एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टन। तो जो रिलेशनशिप थी दोनों की अनसर्टन थी। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कांग्रेस एंड द पीजेंट्स वाज नॉट सो सर्टन। तो उस पे आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, कि उन्होंने नो रेंट कैंपेन में साथ नहीं दिया और बहुत सारी चीजें थी ऐसी जिसमें उन्होंने साथ नहीं दिया। Indian merchant and industrialists had made the huge profit, became the powerful keen on the expanding their business, but British rule were barrier। Actually हाँ, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था और जब जब जो है बायकॉट चल रहा था, एक्चुअली स्पेशली जब बायकॉट चल रहा था तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स बहुत डेवलप हो गई थी। तो वहां पर जो है वो अब क्या हो रहा था कि जब इकोनॉमिक डिप्रेशन से उभरे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल एक बैरियर बना हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एक्सचेंज करेंसीज बीच में कुछ जो है जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उसमें एक्सचेंज रेशियोज गड़बड़ाए थे जिसकी वजह से इंपोर्ट काफी घटा था। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस। एक्चुअली जो बड़े बड़े जो वो थे आपके बिजनेसमैन या ट्रेडर्स जो थे उन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में। द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज इन 1927 यानी FICCI का गठन किया गया 1927।
The prominent industries like the पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड द सीडी बिरला, और ये जो थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि आपके पुरुषोत्तम दास और जो सीडी बिरला थे, वो उन्होंने दे सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। देखिए उन्होंने जब उसको पहली बार जब लॉन्च किया गया था ना, तो उन्होंने असिस्ट किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था। दे गिव द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय एंड सेल द इंपॉर्टेंट गुड्स। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी बात मानेंगे, हम इंपोर्ट करना और सेल करना बंद कर देंगे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मिटी एंथुजियास्टिक। अब देखो क्या हुआ कि पहली बार खत्म हो गई बात, लेकिन जब गांधी जी लौटे वहां से लंदन से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, तो जो है अब उनको लगा कि भाई, उनको लगा कि वो कुछ करके आएंगे, अब कुछ हुआ ही नहीं, किसी मुद्दे पे सहमति बनी नहीं। तो फिर जो है अब वो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं रहे कि यार कि भाई अब कुछ होने वाला है, ठीक है। दे वर वरीड अबाउट, एक्चुअली वो थोड़ा-सा ये कह रहे थे कि भाई कंटिन्यू जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसकी वजह से हमारा बिज़नेस कहीं लॉस में ना चला जाए। प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन ऑफ द बिज़नेस, और कहीं न कहीं अगर इतने लंबे टाइम तक ये सब चलता रहा, तो हमारा बिज़नेस ही खत्म हो जाएगा। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और कहीं न कहीं और जो यंगर मेंबर्स का कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था कांग्रेस में, तो वो सोचे थे कि भाई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें हमारे बिज़नेस को लॉस ना लग जाए। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्ट, अब देखो ये तो हो गया। अब ये तो बिज़नेसमैन का हो गया कि सेकंड बार में क्या हुआ। अब वर्किंग क्लास का देखो, वर्किंग क्लास जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और लास्ट नंबर में एक्सेप्ट इन नागपुर। नागपुर में देखा है कि नागपुर में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एज द इंडस्ट्रीज केम क्लोजर टू द कांग्रेस, द वर्कर स्टेड अलूफ, और जो है जैसे जैसे इंडस्ट्रियल जो है कांग्रेस और इंडस्ट्रियल, एक्चुअली कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज नहीं करना चाहती थी, ठीक है। लेकिन तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि भाई उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस तो बड़े आदमियों की है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो हमारी बात क्या सुनेगी। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से अनसर्टन हो रहे थे, छोटे जो वर्कर्स थे, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट, इसके अलावा लेकिन कुछ वर्कर्स ने कहा कि नहीं, हमारे देश की बात है तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इसमें इसमें शामिल होने वाला अमाउंट कम था, ठीक है। Selectively adopting some of the ideas Gandhijian program like the boycott of the foreign goods, और उन्होंने वहाँ जो वर्कर्स थे उन्होंने कुछ प्रोग्राम जैसे बायकॉट करना, इसके अलावा जो है लो वेजेस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, है ना, एंड द पुअर वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि वो इस तरह के जो मूवमेंट्स थे उनके पार्ट्स बने, ठीक है। तो ये जो आपके पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स जो थे उनका सो था, ठीक है। कुछ जगह पार्टिसिपेट हुआ, कुछ जगह नहीं हुआ। जो आपके छोटे पीजेंट्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए, बड़े पीजेंट्स ने पहले बहुत अच्छा किया, लेकिन सेकंड टाइम पे उतना एंथुसियास्टिकली नहीं किया। बिजनेसमैन का भी यही हाल था कि कुछ ने किया, कुछ ने उतना सेकंड टाइम पे उतना एंथुसियास्टिकली नहीं किया। अब क्या हो रहा था कि ये देखा गया कि ये जो पार्टिसिपेशन वर्कर्स का था, तो वो धीरे-धीरे देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर इन 1930, मतलब 1930 के आसपास जो स्ट्राइक हुई उसमें उन्होंने साथ दिया। इसके अलावा डॉक वर्कर्स 1932 में जो हुए, डॉक वर्कर्स जो समुद्र के जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, सी पोर्ट होते हैं, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें डॉक वर्कर्स बोलते हैं। उनके और 1932 के आसपास देखा गया कि डॉक वर्कर्स ने साथ दिया। In 1930, the thousands of the workers in Chota Nagpur tin mines wore the गांधी जी कैप। In 1930 में बहुत सारे ऐसे 1000 वर्कर्स थे टिन माइन छोटा नागपुर के आसपास, तो वहां पर उन्होंने गांधी जी की कैप पहन के पार्टिसिपेट किया और रैलीज, प्रोटेस्ट वगैरह और बाइकआउट कैंपेन में हेल्प किए। बट द कांग्रेस वाज इलेक्टेड टू इंक्लूड द वर्कर डिमांड एज द पार्टिसिपेशन एज द पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रगल। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट, जो है, एक सेकेंड, but the Congress was reluctant to include the workers' demand as the part of its program of the struggle। लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को जो है इस तरीके की चीजों का हिस्सा बनने से डर रही थी कि भाई कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, जो है वो चीज गड़बड़ ना हो जाए। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। अब देखो एक बहुत अच्छी बात थी कि औरतों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, औरतों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। During गांधी जी द सॉल्ट मार्च, थाउजेंड ऑफ द वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम। और जब सॉल्ट मार्च कर रहे थे गांधी जी, तो भी बहुत सारी औरतें अपने घर से निकल के उनका साथ दे रही थी, बीच में एज ए वॉलंटियर उनको ज्वाइन कर रही थी। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्च एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया, और जो सॉल्ट वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी उन्होंने जो है
पार्टिसिपेट किया। पिकेटेड उन्होंने जो है लिकर शॉप, इसके अलावा जो है फॉरेन क्लोथ्स को पिकेट करने में जो पार्टिसिपेशन किया, लिकर शॉप्स को करने में, इसके अलावा वो जेल भी गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिलीज, इन द रूरल एरिया दे कम फ्रॉम द रिच पीजेंट हाउसहोल्ड। अब जो बड़ी और मतलब कि अब कौन कौन से तरीके की औरतों ने पार्टिसिपेट किया? गरीब औरतों ने नहीं, जो आपकी जो अमीर औरतें थी, ठीक है, जो रिच थी और हाई कास्ट की थी, उन औरतों ने पार्टिसिपेट किया। मूव द गांधीजी's कॉल, दे बिगन टू सी द सर्विस ऑफ द नेशन एज सेक्रेट ड्यूटी ऑफ द वुमेन। और उन्होंने कहा कि भाई ये औरतों की भी ड्यूटी है कि देश की स्वतंत्रता में हिस्सेदारी बने। लेकिन क्या हो रहा था कि गांधी जी बहुत ज्यादा, yet the increased public role did not necessarily mean any radical change in the way of position of women was visualized। मतलब कि गांधी जी ये मानते थे कि गांधी जी was convinced that it was a duty of women to look after the home, है ना, कि भाई गांधी जी मानते थे कि औरतों की ड्यूटी है कि वो अपने घर संभालें, अच्छी माएं बने, अच्छी बीवियां बने। द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ द वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस ने कभी कोई बड़ी पोजीशन औरतों को नहीं दी, और भाई उन्होंने कहा कि भाई आप अपना घर संभालिए और अपने बच्चे संभालिए, वो बेटर कंडीशन है, ठीक है। फॉर द लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित। अब एक और चीज आ गई कि जो चलो औरतों को इग्नोर किया गया, इसके साथ साथ जो है दलित लोग जो थे, दलित लोगों को भी कहीं ना कहीं, चूंकि जो वो नीचे कास्ट जिन्हें बोला जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इग्नोर फील करते थे, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। फॉर फियरिंग द ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। एक्चुअली कांग्रेस में उस टाइम पे बोलबाला था जो है हाई कास्ट हिंदूज यानी कि जो सनातनीज थे उनका। बट द महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट द स्वराज वुड नॉट कम फॉर द 100 years if the untouchability was not eliminated। बट गांधी जी कह रहे थे कि भाई अगर हमें पूरे देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना है, हमें पूरे देश को एकजुट होकर ब्रिटिशर्स को बाहर फेंकना है, तो हमें हर जो हमारे ये जो छोटे भाई, छोटी जात के जो भाई बहन है, उनको भी शामिल करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने उनका एक नया नाम दिया, गांधी जी ने उनको नाम दिया हरिजन, ठीक है। और इन्होंने क्या करा कि ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेंपल। और गांधी जी ने इनको भाई इनको सपोर्ट करने के लिए कि भाई इनको मंदिरों में एंट्री मिल जाए, इनको लोग जो है पब्लिक कुओं, टैंक रोड्स, इन स्कूल वगैरह में जाने को मिल जाए, जो है सेम कुएं से पानी निकालने मिल जाए, तो ये सारी चीजें हो जाए। तो ये जो है इसके लिए गांधी जी ने कहीं ना कहीं इनका साथ दिया। ही हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। और इन्होंने खुद गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किया कि भाई ताकि ऐसा नहीं हो कि भंगी का काम छोटा माना जाए। persuaded upper caste to change their heart and give the sin of the untouchability। और इन्होंने कहा कि ये जो छुआछूत वाली जो चीज है, ये कहीं ना कहीं पाप है, ये गलत है। बट मैनी दलित लीडर वर कीन ऑन द डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। और जो लेकिन क्या हो रहे थे कि जो लीडर्स थे, दलित लीडर्स थे, वो कुछ और सोल्यूशन चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें कुछ और करके दो आप, नहीं तो ये जो है हम आपका साथ ढंग से नहीं देंगे, ठीक है। They began organizing themselves, demanding the reserve seat in the educational institution। भाई इन्होंने कहा कि आप हमें कुछ पर्टिकुलर सीट्स, कुछ परसेंट सीट हमारे लिए रिजर्व कर दीजिए, एक या और एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनवाइए, ताकि दलित मेंबर जो है वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में खुद चुने जा सकें और खुद पार्टिसिपेट कर सकें पूरी तरीके से बिना किसी के प्रेशर में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दे बिलीव दैट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। और वो नेता ये मानते थे, जो हरिजनों के नेता थे, वो ये मानते थे कि कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल पावर अगर मिलेगी तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ, द लिमिट ऑफ द ओबीडियंस हम पढ़ रहे हैं, डिमांड ऑफ द दलित लीडर फॉर देयर कम्युनिटी। अब जो दलित लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, दलित पार्टिसिपेंट सिविल ओबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। और इसीलिए जो दलित लोग थे वो सिविल सीडीएम में पार्टिसिपेट कोई बहुत ही कम किया उन्होंने, particularly in the Maharashtra and the Nagpur region where the organization was quite strong। और महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में तो बहुत कम पार्टिसिपेशन हुआ, क्योंकि वहां पर इनकी सोसाइटी बहुत स्ट्रांग थी, और इन्होंने जो है कहीं ना कहीं कहा कि भाई हमारे लिए कुछ आप करिए। अब इनके जो नेता थे, दैट इज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में, एंड क्लैशेस विद द महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। भाई 1930 के आसपास इन्होंने 1930 में इन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया, और इन्होंने कुछ क्लैशेस हुए गांधी जी के साथ। गांधी जी से इन्होंने कहा कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दीजिए, मतलब कि हमें एक अपनी अपनी काउंसिल एस्टैब्लिश करने दीजिए,
ठीक है, मत पर महात्मा गांधी ने जी ने कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ तो भाई तो देश तो बनने से पहले ही खत्म हो जाना है ना? तो उसके लिए थोड़ा-सा तो हाँ प्लीज़ तो कुछ करिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड द महात्मा गांधी डिमांड, गांधी जी बिगेन टू पास ऑन टू देम। और जब महात्मा गांधी जी ने ये बात सुनी तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं आमरण अनशन करूँगा। गांधी जी बिलीव दिस विल डिसइंटीग्रेट द इंडिया। गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया बिखर जाएगा, जुड़ने से पहले बिखर जाएगा। Ambedkar ultimately accepted the Gandhiji position and the result was Pune Pact of the सितंबर 1932। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं जब देश आजाद होगा तो मैं डिप्रेस्ड क्लास यानी शेड्यूल्ड क्लास के लिए एक परसेंट जो कुछ सीटों का परसेंट रिजर्व कर दूंगा, लेकिन अभी इस तरह की बात मत करो, नहीं तो ये जो ब्रिटिशर्स तो वैसे ही बैठे हुए हैं, ये और कुछ नहीं करने देंगे, ठीक है। और ये जो समझौता हुआ अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये समझौता हुआ सितंबर 1932 में, यानी कि लिखा है ना, ही गिव द डिप्रेस्ड क्लास लेटर नोन टू बी शेड्यूल्ड क्लास reserved seat in the provincial and the central legislative council, but they were voted into the general electorate। और जो है उन्होंने कहा कि मैं जो है जब नॉर्मल जो है मैं आपको कुछ पर्टिकुलर सीट जो है रिजर्व करवा दूंगा। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन, a large section of Muslim felt alienated फ्रॉम द कांग्रेस। और जैसे ही ये चीज हुई, देखो जब आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अब देखो याद करो स्टार्टिंग कैसे करी थी हमने चैप्टर की, नॉन नॉन कॉपरेशन यानी एनसीएम और खिलाफत ने साथ में, मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने साथ में चालू किया था, ठीक है, वो आपका खलीफा को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो है, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि अब जो है कांग्रेस हमें बहुत ज्यादा हमको भाव नहीं दे रही है, हमको बहुत ज्यादा जो है एंटरटेन नहीं कर रही है। From the mid-1920s, the Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like Hindus and Hindu Mahasabha। और जो है 1932 to mid 1920s में कहीं ना कहीं जो है हिंदू महासभा में इसे हिंदू जो है ओपनली ये बना दिया गया कि हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम वाज वर्सन एंड लीड टू द हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस। और कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम एकजुट होने की जगह वो खुद ही लड़ने लग गए, ठीक है। और ब्रिटिशर्स तो बैठे ही ये थे कि भाई ये दोनों लड़े। भाई ब्रिटिशर्स ने तो अपनी बंदर मार मचाई ऐसी थी ना कि लड़ो और मारो कूटो। भाई जो है डिवाइड एंड द रूल वाला जो उन्होंने नीति अपनाई थी, तो इसकी वजह से कई सारे कम्युनल क्लैशेस होने लग गए, जगह जगह सिटीज में जो है दंगे फसाद होने लग गए। एट द टाइम ऑफ द सीडीएम देयर वाज एटमॉस्फेयर ऑफ द सस्पिशन एंड द डिस्ट्रस्टेड बिटवीन द कम्युनिटीज। तो कहीं ना कहीं सीडीएम के ड्यूरेशन में मुस्लिम्स और इंडियंस जो थे, हिंदूज जो थे, वो मुस्लिम्स ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये लिखा है ना ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई ये तो आप जगह हर हिंदू महासभा में आप बोलते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू रीनेगोशिएट एन अलायंसेस एंड इन 1927 इट रीअपीयर्ड टू सच अ यूनिटी कुड बी फोर्स्ड। लीडर है मुस्लिम, अब देखो यहाँ पे लीडर ऑफ मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना आस्क्ड टू सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम डोमिनेंट रीजन बंगाल एंड पंजाब। अब क्या हुआ कि जो मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई ये पंजाब और बंगाल जहां पर मुस्लिम्स की बहुलता है, मुस्लिम ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम हमारे लिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट बना दो, ठीक है। अब जो है गांधी जी परेशान किए तो आए थे हर कोई, कभी शेड्यूल कास्ट वाले बोल रहे हैं कि हमारे लिए बना दो, वो कह रहा है कि हमारे लिए बना दो। देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम्स का जो सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा, ये हम कह सकते हैं कि ल्यूक वार्म था, मतलब कि वो चाह भी रहे थे लेकिन वो कह रहे थे कि भाई हाँ हमारे हमें बहुत ज्यादा आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, चूंकि पूरी कांग्रेस पार्टी सनातनी से भरी हुई पार्टी है, तो क्या पता आप हमें जो है बायकॉट कर दें एंड में जाके। सो ऑल पार्टी एट ऑल पार्टी इसी बीच में क्या हुआ, एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 एमआर जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी बीच में 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के ड्यूरेशन में जो मिस्टर एम आर जयकर थे, वो हिंदू महासभा में उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। और कहीं न कहीं उन्होंने ये कह सकते हैं कि इंडिकेशन दिया कि जो है इंडिया में जो पूरा वो चलेगा, वो हिंदुओं का चलेगा राज, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स यानी दंगे भड़कने लग गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि
द सेंस ऑफ द कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब देखो यहाँ पर, चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे जो है लास्ट टॉपिक की, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। याद करिए नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हमने लास्ट में यही पढ़ा था कि कैसे लोग एक दूसरे को बिलोंग, मतलब कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लोग कैसे एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फ आइडेंटिटी बनाते हैं, जो कि वो, ताकि वो कब बनाते हैं, जब उनका कॉमन स्ट्रगल है, कॉमन कल्चर है, कॉमन उनके सॉन्ग्स हैं, तो वो सारी चीजें जो है लोगों को कलेक्टिव बिलोंगिंग में सपोर्ट करती है। ठीक है। The nationalism spread, people began to believe that all the part of the same nation when they discover some unity यानी कि कहीं ना कहीं अगर वो कहीं ना कहीं कोई समानता पाते हैं तभी जाके आप रिलेट कर पाते हो एक दूसरे से। जैसे एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्ट्रगल, हिस्ट्री फिक्शन, वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस, फोकलोर एंड द सॉन्ग, प्रिंट्स एंड सिंबल्स। तो कहीं ना कहीं अगर देश में एकजुट होना है, देश के लोगों को एकजुट होना है, तो आपको एक कॉमन आइडेंटिटी से रूबरू होना पड़ेगा। ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन केम टू द विजुअलिटी एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। देखो याद करो, अभी इस चैप्टर में, इसके प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ के आए थे कि जो है कि अलग अलग देशों ने अपना जो है अलग अलग देश को एक सिंबलाइज फॉर्म दिया। ऐसे ही हमारे देश में भी भारत को भारत फॉर्म ना, भारत को ना बोलते हो भारत माता नाम दिया, ताकि लोग एसोसिएट कर पाए कि भाई हमें माता की रक्षा करनी है। ठीक है। इसी के साथ दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। तो इसकी वजह से, एक मूर्त रूप देने की वजह से लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ये हमारी भारत माता, हमें इसकी रक्षा करनी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ द भारत माता। इन्होंने सबसे पहली इमेज बनाई एंड भारत माता की सबसे पहले इन्होंने इमेज बनाई एंड रोड द वंदे मातरम। ठीक है। और जो इन 1870 ही रोड द वंदे मातरम एज ए हाइम ऑफ द मदरलैंड। और कहीं ना कहीं ये जो सॉन्ग था, ये जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तब वंदे मातरम बहुत ज्यादा लेवल पे गाया गया। ठीक है। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ। और उसके बाद ये जो है उनके नॉवल जो आनंद मठ थे उसमें इंक्लूड किया गया। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल। तो बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था, तो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज सफलाम, ये जो अगर आपने सुना है ये गाना, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा गाया गया। ठीक है। अब इसके अंदर जो है अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने फेमस इमेज बनाई भारत माता की। ठीक है। अब इसमें एक मिनट देखो, फर्स्ट इमेज बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की। ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पर अबिंद्रनाथ ने फेमस इमेज जो भारत माता की जो बनाई थी, इसमें इन्होंने ये कहा कि जो है भारत माता जो है वो बहुत एस्थेटिक फिगर, मतलब बड़ी जो है एक बहुत शांत और एक सुंदर रूप दिया गया इन्होंने। शी इज काम एंड कंपोज्ड, और एक बहुत सुंदरता की मूरत है वो, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, मतलब वो आध्यात्म की मूरत है। ठीक है। भारत माता acquired many different forms as it circulated in the popular print. It was painted by different artists। और ये जो है अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके से भारत माता का अलग अलग फॉर्म बनाया, और कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की कि देखिए ये हमारी भारत माता है, हमें इसकी रक्षा करनी है। ठीक है। तो ये देखिए भारत माता का जो पहले पेंटिंग थी, देखो जो इमेज है वो बनाई थी आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और जो आपका पेंटिंग थी वो अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि आपकी जो इमेज थी वो बनाई थी आपकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, है ना, चट्टोपाध्याय ऐसा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। और जो पेंटिंग थी, पेंटिंग जो सबसे पहले बनाई थी वो बनाई थी अबिंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इमेज और पेंटिंग में डिफरेंस है। ठीक है। और उन्होंने कैसी बनाई थी, कूल पेंटिंग जो बनाई थी, एस्थेटिक थी, कूल काम थी, स्पिरिचुअल थी, डिवाइन थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये डायग्राम इन्होंने बनाया। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये एक जो है भारत माता का एक फिगर बनाया हुआ है कि जिसमें वो जो है हाथी पे सवार है, ये यहाँ पर सिंह है। दिस फिगर ऑफ द भारत माता इज कंट्रास्ट टू वन द पेंटेड बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। एंड हियर शी इज शोन देन द त्रिशूल स्टैंडिंग बिसाइड द लॉयन एंड द एलिफेंट, बोथ सिंबल द पावर एंड द अथॉरिटी। तो ये ध्यान रखना है कि वो जो त्रिशूल है और जो लॉयन है, एलिफेंट है, किसको बता रहा है, अथॉरिटी और पावर को सिंबलाइज कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में कि जो त्रिशूल है और ये क्या, कौन सा सिंबल क्या बता रहा है। ठीक है।
और ये पेंटिंग किसने बनाई ये भी बताते हैं, पूछते हैं वो, ठीक है। अब उसके बाद इन द बंगाल द रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन द कलेक्टिंग ballads, nursery rhymes and the myths and the movement of the folk rival। अब इन्होंने क्या करा, रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत जाना पहचाना नाम है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने बहुत सारी राइम्स लिखी जिसमें देशभक्ति की भावना झलकती है। इसके अलावा मद्रास के नतेशा शास्त्री जो थे वो जो है तमिल तमिल के एक बहुत तमिल के रविन्द्रनाथ टैगोर आप बोल सकते हैं उनको। द फोकलोर ऑफ द सदर्न इंडिया, मतलब कि साउथ इंडिया के एक बहुत जाना पहचाना नाम, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर इधर के हैं वैसे साउथ इंडिया के नतेशा शास्त्री से, जिन्होंने तमिल फोक टेल्स लिखी, मतलब तमिल में जो है कहानियां लिखी जिसमें राष्ट्र की भावनाओं को दिखाया जाता है। He believed that the folklore was the national literature. It was the utmost trustworthy manifestation of the people's real thought on the characteristic। मतलब ये मानते थे कि जो नेशनल लिटरेचर है, जो नेशन के लिटरेचर को अगर हम कहानियों की तरह समझाएंगे तो लोग जो है उसको अपनी भावनाओं से, रियल थॉट से कनेक्ट कर पाएंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एज द नेशन डेवलप द नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स। अब जैसे जैसे नेशन जो है एक तरफ आगे बढ़ रहा था, मूवमेंट्स बढ़ रहे थे, देश जो है यूनिफाई करने, मतलब कि देश स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं लोग यूनिफाई होने लग गए और कहीं ना कहीं जो है लीडर्स का ये चीज लीडर्स इस चीज समझने लग गए कि हमें लोगों को एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि लोग एकजुट हों, एक देश के एक ही चीजों के नीचे आए और अपने आप को एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करें। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन द बंगाल ए ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन। देखो ये जो डायग्राम है ये मैंने उसका जो है यहाँ पर जो है ट्राई कलर फ्लैग लिया गया था, दैट इज रेड ग्रीन एंड येलो, ठीक है। और इट हैज द 8 लोटसेस। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोटस बने हुए हैं। 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो कि जो है ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को बता रहा है। और एक क्रिसेंट मून है, यहाँ पर ये जो मून दिख रहा है आपको, ये क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, है ना। यहाँ पर ये जो है क्रिसेंट, ये यहाँ पर सॉरी ये जो एक सूरज भी है ना, पे क्रिसेंट मून एंड द सन, यहाँ पर सन भी आएगा, है ना, एंड रिप्रेजेंटिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये जो है ये हिंदू और मुस्लिम्स को दिखा रहा है, और ये 8 लोटसेस है ये आपके 8 प्रोविंसेस को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन क्या बता रहा है। 1906 में ये बनाया गया था। देखिए यहाँ मैंने ईयर भी इंक्लूड किया है, यहाँ पर मैंने ईयर भी इंक्लूड किया गया है 1906 को, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद जो है 1921 द गांधी जी हैज डिजाइन द स्वराज फ्लैग। देखिए ये स्वराज फ्लैग है, ठीक। स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया गया गांधी जी के थ्रू, कौन से ईयर में, 1921 में। इट वाज अगेन एक ट्राइकलर था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। ये रेड ग्रीन एंड व्हाइट था, वो रेड ग्रीन एंड येलो था, ये ध्यान रखिएगा। हैड ए स्पिनिंग व्हील, और एक चरखा इसमें बीच में था, रिप्रेजेंटिंग द गांधीनियन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। मतलब ये चरखा क्या बताता है कि भाई अपन को खुद की मदद करनी है, यानी कि दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना है। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम द सिंबल ऑफ डिफेंस। मतलब जो है ये सिंबल बता रहा है कि देश लोगों में देशभक्ति की भावना आगे बढ़े, ठीक है। ये देखिए ये आपका जो है आपका ये आपका रेड ग्रीन और व्हाइट है, और बीच में ये व्हील है, ठीक है। अब उसके बाद जो है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज क्रिएटेड थ्रू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो वाज क्रिएटेड थ्रू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। मतलब आप नेशनलिज्म की फीलिंग जो है उसको आप तभी बना सकते हो, वाज क्रिएटेड थ्रू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। मतलब आप हिस्ट्री में जाके और हिस्ट्री की चीजों को देखते हुए ही आप नेशनलिज्म की भावनाओं को और बढ़ा सकते हैं। मैनी इंडियंस बिगेन फीलिंग दैट इट टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ प्राइड ऑफ नेशन, इंडियन हिस्ट्री हैड टू थॉट ऑफ अबाउट डिफरेंटली। और जो है बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं, ये बिल्कुल समझते हैं कि कैसे हम एक कॉमन आइडेंटिटी को शेयर कर सकते हैं, और कैसे हम जो है एक होते हुए भी अलग हैं, लेकिन अलग होते हुए भी हम एक हैं। The British saw the Indian as a actually Britishers जो थे, Britishers saw the Indian as a backward and primitive, incapable of governing themselves। Actually Britishers ने हमारे इंडियंस को, हम इंडियंस को क्या बोला था कि भाई यू बैकवर्ड, उन्होंने वो हमको बैकवर्ड बोलते थे, है ना। और ये बोलते थे कि भाई आप जो है गरीब हैं, अनएजुकेटेड हैं, आप में बिल्कुल दिमाग नहीं है, ठीक है। और हम आ गए इसलिए आप एजुकेटेड हो गए और आप में कुछ सेंस आ गया जीने का, ठीक है। इन रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडियन बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडिया ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन जो है अब जो है जितना भी हिस्ट्री था वो इंडियंस
अब अपने हिसाब से देखने लगे। पहले ब्रिटिशर्स उनको दिखाते थे कि भाई आपका हिस्ट्री बैकवर्ड है, आप बैकवर्ड हैं, आप सब गँवार हैं। लेकिन अब जो है इंडियन बिगेन लुकिंग इंटो द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। अब इंडियंस लोग क्या करने लग गए, जब उनमें नेशनलिज्म की भावना आने लग गई, तो वो अपनी हिस्ट्री खुद से देखने लग गए और ये देखने लग गए कि भाई हमारे देश ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, जो कि ब्रिटिशर्स हमको झूठ-झूठ कुछ भी बोलते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे देश को खुद से देखना है और खुद से वो चीज़ इंटरप्रेट करनी है। They wrote about the glorious of the development in the ancient times of the art and architecture, architecture. तो कहीं न कहीं जो पुरानी हमारा आर्ट था, पुराना हमारा आर्किटेक्चर था, जिसको ब्रिटिशर्स गँवार बोलते थे, बैकवर्ड बोलते थे, उस हमारा साइंस, हमारा मैथमेटिक्स जो जो है वो हमारा कल्चर, इन सबको जो है वो दोबारा से रीइंटरप्रेट करने लग गए कि नहीं हमारा देश है, हमारे देश की हिस्ट्री महान है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी साइंस बहुत अच्छी है। द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज वाज फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन द इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। और ये एक्चुअली क्या हुआ था कि जब इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया गया था, तो ये चीजें जो हमारा ग्लोरीफाइड हिस्ट्री थी, वो कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। लेकिन अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं देश के लोग एकजुट हो रहे थे और समझ रहे थे इन भावनाओं को। ठीक है? और जो है धीरे-धीरे स्ट्रगल टू चेंज द मिज़रेबल कंडीशंस ऑफ द लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। और जो हमारी जो प्राइड की चीज़ें थी, कहीं न कहीं जो ग्रेट अचीवमेंट थे, वो कहीं न कहीं दबा दिए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। लेकिन अब जो लोग हैं, वो इस चीज़ों को समझ पा रहे थे। ठीक है? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलॉन्गिंग नेशनल एफर्ट टू रीइंटरप्रेट हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें चैलेंजेस क्या थे? व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज अ हिंदू, व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड वाज ड्रॉन फ्रॉम द हिंदू आइकोनोग्राफी, देन द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी लेफ्ट आउट। अब देखो वो कह रहा था कि एक्चुअली ठीक है कि हमारा हमारा हिस्ट्री बहुत बहुत महान है, बिल्कुल हम गर्व से कहेंगे कि हमारा हिस्ट्री बहुत वाकई बहुत एनरिच्ड हिस्ट्री है। ठीक है? लेकिन दिक्कत बस ये हो रही थी कि जब हम हमारे देश को हमारी हिस्ट्री को दोबारा से टटोल रहे थे, लोग समझना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे, तो वहाँ पर सब कुछ जो आगे बताया जा रहा था लोगों को, तो उसमें हिंदू आइकोनोग्राफी मतलब हिंदू को जो है बताया जा रहा था कि हिंदू लोगों ने ऐसा किया, हिंदू लोगों ने ऐसा किया, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो अदर कम्युनिटीज़ थी, वो थोड़ी-सी जो है कह सकते हैं ना कि कहीं न कहीं एलियनेटेड फ़ील कर रही थी, ठीक है? जो है उनको लग रहा था कि यार हम इसका मतलब हम इस देश की हिस्ट्री में शामिल नहीं हैं। तो वो चीज़ जो है कहीं न कहीं बड़ा चैलेंज था जो है हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट करने में भी, ठीक है? तो ये जो चीज़ है कहीं न कहीं इसका कंक्लूज़न जो है वो हम पढ़ेंगे। ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रॉट टुगेदर वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस टू द कॉमन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, ठीक है? अब इस सब चीज़ों का जो भी चीज़ हमने पढ़ी उसका कंक्लूज़न क्या निकला कि कहीं न कहीं अलग-अलग क्लासेस का ग्रुप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, चाहे डिप्रेस्ड क्लास हो, वो सभी आए, एकजुट हुए, चाहे किसी भी तरह से आए और उन्होंने देश के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। द कांग्रेस अंडर द गांधी जी लीडरशिप ट्राइड टू चैनल द पीपल ग्रीवेंसेस इनटू द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। और कांग्रेस जो है गांधी जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस मूवमेंट को उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरीवन वाज टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। और कहीं न कहीं एंड में सभी का एक ही ध्येय बन गया था कि हमें इन ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है और हमारे देश को फ्री करना है। तो ये जो है, ये चैप्टर जो है आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैंने कोशिश की कि इसे कम से कम समय में आपको कंप्लीट करूँ ताकि आपका समय और आपका जो है समय बच सके और आपका डाटा भी बच सके। चलिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू।